प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। हर 3-3 वर्ष पर इन शहरों में जो है आयोजन होता है, बदलते रहता है ये, ठीक है। शुरू कब हुआ था? तो ये 13 जनवरी को शुरू हुआ था पौष पूर्णिमा के दिन, और नवरात्रि के दिन 26 फरवरी को ये खत्म हुआ है। लगभग 45 दिनों का आयोजन था, और सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 66 करोड़ लोग इसमें स्नान करने गए थे, ठीक है। इसके अलावा आकाशवाणी की एक चैनल स्पेशल चलाई गई थी कुंभ के लिए, उसका नाम रखा गया था कुंभ वाणी, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज हम लोग देखते हैं गणतंत्र दिवस के बारे में। तो गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे, सुबियांतो, ठीक है। और ये भारत का 76वां गणतंत्र दिवस था। जहां तक 75वें गणतंत्र दिवस की बात है 2024 में, तो हमारे चीफ गेस्ट थे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। हमें इस साल का याद रखना है, प्रबोव सुबियांतो, ठीक है। इसके अलावा जो गणतंत्र दिवस परेड हुआ है उसमें आईएमडी के 150 वर्ष होने के उपलक्ष्य में जो है स्पेशल झांकी भी चलाई गई थी आईएमडी के द्वारा। ये पूछा जा सकता है आपको, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के कितने वर्ष हो गए हैं? तो 150 ईयर्स हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा इस बार का गणतंत्र दिवस परेड का जो थीम था, तो वो जरूर याद रखिएगा, थीम पूछा जा सकता है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, ठीक है। उसके अलावा गणतंत्र दिवस परेड में जो है रैंकिंग दी जाती है अलग अलग राज्यों को उसके प्रदर्शन के हिसाब से। तो पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश रहा है, उत्तर प्रदेश की झांकी फर्स्ट पोजीशन पे रही है, और उसका थीम क्या था? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। इसके अलावा अगर मंत्रालय की बात करें, कौन सा मंत्रालय टॉप पे रहा है? तो ये जनजातीय मंत्रालय है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं न्यूज, महारत्ना कंपनी। तो हाल में जो है रिसेंट में 14th महारत्ना कंपनी का दर्जा दिया गया है HAL को, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को। ये पूछा जा सकता है, आप इसको याद रखेंगे। इसके अलावा नवरत्ना की बात करें तो 2 कंपनियों को फिलहाल हाल में जो है नवरत्ना का दर्जा दिया गया था, जिसमें एक IRCTC था जिसको 25वां नवरत्ना का दर्जा मिला है, और फिर IRFC है जिसको 26वां नवरत्ना का दर्जा मिला है। तो IRCTC जरूर याद रखिएगा, ये रेलवे से जुड़ी हुई है, और IRFC जो है ये भी कहीं ना कहीं रेलवे से ही जुड़ा हुआ है। तो ये दोनों कंपनी याद रखेंगे, ठीक है। महारत्ना में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, और नवरत्ना में IRCTC और IRFC। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, स्पेस डॉकिंग मिशन। इसरो के द्वारा जो है स्पेस डॉकिंग मिशन भेजा गया था, और ये 30 दिसंबर 2024 को भेजा गया था। बहुत महत्वपूर्ण है, जो भारत 2035 तक अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की परिकल्पना कर रहा है, ठीक है। उसके लिए ये स्पेस डॉकिंग और अनडॉकिंग ये होना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके लिए इसरो ने 30 दिसंबर 2024 को स्पेस डॉकिंग मिशन स्पेडएक्स को भेजा था, ठीक है। और इसके लिए PSLV C60 का उपयोग किया गया था। तो ये स्पेसक्राफ्ट का नाम जरूर याद रखिएगा, PSLV C60। कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, ये जो डॉकिंग होता है, तो डॉकिंग का अर्थ क्या होता है कि स्पेस में जाकर 2 अलग अलग जो अंतरिक्ष पिंड होते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज, उनको जोड़ना आपस में और फिर उसको दोनों को अलग करना, ठीक है। यही डॉकिंग और अनडॉकिंग होता है। तो इसरो ने अपने तरफ से जो PSLV C60 गया था, उससे 2 अलग अलग यान गया था, SDX-01 जिसको चेजर नाम दिया गया था, और SDX-02 इसका नाम टारगेट दिया गया था। तो ये दोनों गया है। इसमें आप याद क्या क्या रखेंगे? देखिए, मैं हर न्यूज आर्टिकल के साथ आपको क्या याद रखना है मैं वो बता देता हूं, ताकि अगर आप संक्षिप्त में कहीं नोट्स बना रहे हो तो ये चीजें आप जरूर याद रखें, ठीक है। पहले तो ये स्पेडएक्स मिशन का नाम याद रखिएगा, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। तीसरा पॉइंट याद रखना है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि किस स्पेसक्राफ्ट से गया है ये, तो PSLV C60 से, ठीक है। उसके अलावा श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है, और भारत जो है इस तरीके का कोई मिशन लॉन्च करने वाला चौथा देश बन गया है। भारत से पहले रूस, अमेरिका और चीन ये भी स्पेडएक्स या स्पेस डॉकिंग मिशन को सफलतापूर्वक कर चुके हैं। भारत चौथा देश बना है। इसके लिए 2 अलग से यान गए थे, SDX-01 जिसको चेजर नाम दिया गया, और SDX-02 टारगेट। अगला है इसरो का 100वां मिशन, ठीक है। तो 100वां सफल मिशन है ना, ऐसा नहीं इसरो अभी तक सिर्फ 100 ही मिशन भेज चुका है, ठीक है। मतलब इससे पहले अन्य और भी मिशन गए हैं, लेकिन सफल जो हुआ है वो उसका 100th मिशन कौन सा था? तो वो था GSLV F-15 के द्वारा भेजा गया हुआ NVS-02 उपग्रह, ठीक है। तो NVS क्या है? नेविगेशन सैटेलाइट का जो है ये दूसरे
दूसरा उपग्रह था, ठीक है। देखिए एनवीएस क्या होता है ये समझिए कि भारत का अपना जो है, जैसे हम लोग जीपीएस यूज करते हैं ना, उसी तरीके से भारत का अपना भी इस तरह का सिस्टम है जिसका नाम नाविक दिया गया है, ठीक है। और नाविक सिस्टम जो है वो 7 या 8 उपग्रहों का एक श्रृंखला है, उसके द्वारा जो है वहां से अंतरिक्ष से जो है भेजा जाता है, ठीक है, मैपिंग, और फिर उसको जो है आपको दिखाया जाता है मोबाइल फोन पे, हम लोग उसको यूज करते हैं। तो उसके लिए जो है एक उपग्रह भेजा गया था जिसका नाम था NVS-02, ठीक है। और यही भारत का या इसरो का कह सकते हैं 100वां मिशन था। किस अंतरिक्ष यान से भेजा गया था? तो GSLV F-15 के द्वारा भेजा गया था, ठीक है। ये पूछा जा सकता है इसरो का 100वां मिशन कौन सा था, तो ये जरूर याद रखिएगा, NVS-02 GSLV F-15 के द्वारा। वहीं हम लोग SpaceX के बारे में बात किए थे, तो इसमें PSLV C-60 था, ठीक है। इसके अलावा देखिए PSLV C-61 भी लॉन्च किया गया था, लेकिन ये तीसरे चरण में जो है कुछ तकनीकी समस्या आ गई थी जिस वजह से मिशन पूरा नहीं हो सका। तो ये PSLV C-61 के द्वारा क्या गया था अंतरिक्ष में, तो उसके द्वारा EOS-09 लॉन्च किया गया था, ठीक है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 09। तो याद रखेंगे PSLV C-61, PSLV C-60 से SpaceX कार्यक्रम गया है, PSLV C-61 से EOS-09 गया है, लेकिन ये तीसरे चरण में फेल हो गया है, ठीक है। अब देखिए हम लोग 38वां राष्ट्रीय खेल देखते हैं। लास्ट डे जो है हमने इसको स्किप किया था, आज इसको हम देखते हुए चलेंगे। 38 जो राष्ट्रीय खेल हुआ है इसका आयोजन उत्तराखंड में हुआ था, ठीक है। तो आयोजन स्थल याद रखिएगा, उत्तराखंड। उसके अलावा इसका थीम क्या रखा गया था, तो ग्रीन गेम्स इसका थीम रखा गया है, ओके। और ये 38वां ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेल है। उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। इसके अलावा ध्यान रखेंगे एक और चीज का, कि इसका जो शुभंकर था, इसका जो शुभंकर है वो मौली है, ठीक है। ये राज्य पक्षी मोनल के नाम पे मौली रखा गया है। तो ये जो मोनल है वो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की राज्य पक्षी है, ठीक है। तो मौली जो है वो राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर रहा है, ठीक है। इसमें सर्विसेज जो है उसको पहला स्थान प्राप्त हुआ है। अगर आप टेबल को देखेंगे, रैंकिंग टेबल को, तो फर्स्ट पोजीशन पर सर्विसेज आई हैं या सेवाएं, ठीक है। कुल मिलाकर 121 पदक जीते गए थे। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र रहा है और तीसरे स्थान पर हरियाणा, ठीक है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले किस क्रम का राष्ट्रीय खेल था, तो 38वें क्रम का था। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है, उत्तराखंड में हुआ है, ठीक है। और इसका शुभंकर क्या है, तो इसका शुभंकर जो है वो मौली है, ठीक है। और रैंकिंग याद रखेंगे, पहले स्थान पर सर्विसेज है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है और तीसरे स्थान पर हरियाणा है। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। खो खो विश्व कप का आयोजन हुआ है भारत में, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। भारत की महिला टीम ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में खो खो विश्व कप के उद्घाटन संस्करण को जीतकर इतिहास रच दिया है, ठीक है। तो उद्घाटन संस्करण का मतलब क्या है, कि ये पहला विश्व कप रहा होगा खो खो का, ठीक है। और इसको जीतना भारत ने ही जीता भी है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या है, ये पहले क्रम का खो खो विश्व कप है। इसका आयोजन कहाँ हुआ है, भारत में हुआ है, भारत में नई दिल्ली में हुआ है। और इसको जीता किसने है, तो भारत ने जीता है। कप्तान कौन थी, तो इंगल, ठीक है, प्रियंका इंगल। हमारे लिए इंपॉर्टेंट बस यही है, खो खो विश्व कप का विजेता कौन रहा है, भारत रहा है। और कहाँ पे आयोजन हुआ है, तो भारत में हुआ है, नई दिल्ली में। भारत ने किसको हराया था, तो नेपाल को हराया था 78-40 से, ठीक है। खो खो विश्व कप हो गया। फिर भारतीय पुरुष टीम ने फाइनल में नेपाल को हराया था। तो याद रखिएगा, पुरुष टीम में भी भारत ही जीती है, महिला टीम भी भारत ही जीती है। तो खो खो विश्व कप में जो है भारत का महिला और पुरुष टीम दोनों ने स्वर्ण पदक जीता है। अगला है कबड्डी विश्व कप। तो ये इंग्लैंड में इसका आयोजन हुआ था, ये याद रखिएगा। भारत ने इंग्लैंड के, मतलब इंग्लैंड में इसका आयोजन हुआ है, वहीं पे पुरुष और महिला कबड्डी दोनों विश्व कप में जो है ना भारत जीता है, खिताब जीता है, ठीक है। दोनों में इसको स्वर्ण पदक मिला है। तो खो खो में भी दोनों जीता है, महिला और पुरुष में, और कबड्डी में भी महिला और पुरुष दोनों भारत ही जीता है। आगे हम लोग महिला प्रीमियर लीग देखते हैं, वुमेन्स प्रीमियर लीग। ये तीसरा संस्करण था। इसके विजेता मुंबई इंडियंस रही है, दिल्ली कैपिटल्स को इन्होंने हराया है, ठीक है। इससे ऑरेंज कैप और पर्पल कैप से सवाल बन सकता है। तो ऑरेंज कैप वैसे खिलाड़ी को दिया जाता है जो सबसे ज्यादा स्कोर बनाते हैं, पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाते हैं। तो ये नेट साइबर ब्रंट रही हैं। वहीं पर्पल कैप की बात करें तो ये अमेलिया किर रही हैं, ठीक है। तो WPL का ये तीसरा संस्करण था, विजेता मुंबई इंडियंस रही है। अच्छा, एक बार जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप देखेंगे तो किसी PCS में प्रायोजक के बारे में पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा, जो WPL या IPL है उसका प्रायोजक कौन सा कंपनी है, वो टाटा कंपनी है, ठीक है।
चलिए हम लोग अब देखते हैं इंडियन प्रीमियर लीग के बारे में। तो ये आईपीएल का 18वां संस्करण था। इसमें विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु रही है और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने फाइनल में पंजाब किंग्स को हराया था। आरसीबी के कप्तान जरूर याद रखिएगा, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। आरसीबी के कप्तान कई लोगों को विराट कोहली लग सकता है, तो ध्यान रखिएगा आरसीबी के कप्तान जो थे वो रजत पाटीदार थे। वहीं पंजाब किंग्स के जो कप्तान थे वो श्रेयस अय्यर थे। ठीक है, ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का पहला खिताब था। इसके अलावा आप एक प्लेयर है, इनका नाम जरूर याद रखिएगा, बिहार के रहने वाले हैं, वैभव सूर्यवंशी। ठीक है, तो इनके बारे में पूछा जा सकता है। ये बिहार के समस्तीपुर से संबंधित हैं और ये सबसे युवा या सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, इसके अलावा हम लोग आईपीएल के भी पर्पल कैप और ऑरेंज कैप के खिलाड़ियों के बारे में देख लेते हैं। पर्पल कैप मतलब सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी, तो ये प्रसिद्ध कृष्णा रहे थे। वहीं ऑरेंज कैप की बात करेंगे तो ये साई सुदर्शन रहे। ठीक है, आईपीएल 2025 का जो क्लोजिंग सेरेमनी था उसको ऑपरेशन सिंदूर के थीम पर आयोजित किया गया था, तो ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा ये चीज भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब आईपीएल हो रहा था तो उसी दौरान जो है भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, जिसकी वजह से बीच में ही कुछ मैचों को स्थगित कर दिया गया था या उसको पोस्टपोन्ड कर दिया गया था। ठीक है, तो ये भी जो है आप इसे जोड़कर समझ सकते हैं, आईपीएल से जुड़ा हुआ ही है ये न्यूज कि बीच में ही जो है ऑपरेशन सिंदूर हो गया था, इस वजह से उसका जो आयोजन है आईपीएल का उसको कुछ दिनों तक टाल दिया गया था। ठीक है, तो हम लोगों ने आईपीएल में क्या क्या देखा ये समझिए। ये 18वां संस्करण है। बेंगलुरु जीती है पंजाब को हराकर। बेंगलुरु के कप्तान कौन थे? रजत पाटीदार थे। ठीक है, वैभव सूर्यवंशी के बारे में आप याद रखिएगा, सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले खिलाड़ी, बिहार के समस्तीपुर से संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा ऑरेंज कैप और पर्पल कैप, तो पर्पल कैप प्रसिद्ध कृष्णा को मिला है और ऑरेंज कैप साई सुदर्शन को मिला है। ठीक है, अगला न्यूज है खेलो इंडिया विंटर्स गेम। ठीक है, तो विंटर गेम है यानी जरूर कहीं ना कहीं ठंडे क्षेत्र में होता होगा, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो है लेह लद्दाख में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, इसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी इसके कुछ खेलों का आयोजन हुआ है और ये शीतकालीन खेलों का 5वां आयोजन था। ठीक है, इसकी शुभंकर का नाम क्या था? तो सीन एसी इसका शुभंकर का नाम था। ठीक है, आयोजन किस क्रम का है? 5वें क्रम का है। कहाँ पे हुआ है? लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर में। शुभंकर क्या है? सीन एसी जो कि एक हिम तेंदुआ है। ठीक है, और हम लोग ओवरऑल चैंपियन की बात करें यानी रैंकिंग की बात करें तो पहले पोजीशन पर सेना की टीम रही है और दूसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश रही है और तीसरे स्थान पर लद्दाख रहा है। ठीक है, आयोजन कहाँ हुआ है खेलो इंडिया विंटर गेम्स का? लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर में 5वें चरण का था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा और शुभंकर का नाम भी आप लोग याद रखेंगे। टॉप पे कौन रहा है? सेना, सेकंड नंबर पर हिमाचल प्रदेश। खेलो इंडिया पैरा गेम्स देख लेते हैं। ठीक है, ये पैरा गेम्स का दूसरा संस्करण था। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो पहले ये समझ लीजिए कि इसका शुभंकर क्या था? शुभंकर का नाम था उज्ज्वला। ठीक है, शुभंकर का नाम क्या है? उज्ज्वला। ठीक है, इसके अलावा इसमें पदक तालिका की बात कर लेते हैं एक बार। तो टॉप पे जो है हरियाणा की टीम रही है, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु और तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश। ठीक है, हम लोगों ने 3-4 जो है खेलों के बारे में देखा है। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था 38th क्रम का नेशनल गेम। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? उत्तराखंड में, और इसमें टॉप पे रही थी सर्विसेज की टीम। फिर हम लोगों ने क्या देखा था? फिर हम लोगों ने एक खेल देखा है खेलो इंडिया विंटर गेम्स। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? जम्मू कश्मीर लद्दाख में। इसमें टॉप पे कौन सी टीम रही थी? तो भारतीय सेना रही थी और हिमाचल प्रदेश सेकंड पोजीशन पे रहा था। थर्ड हम लोगों ने देखा है खेलो इंडिया पैरा गेम्स। ठीक है, ये इसका दूसरा संस्करण था। ठीक है, और इसमें शुभंकर इसका उज्ज्वला है, टॉप पे हरियाणा की टीम रही है और सेकंड पोजीशन पर तमिलनाडु रहा है। अब हम लोग देख रहे हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है, निश्चित यहाँ से सवाल बनेगा। इसका आयोजन जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, ये बिहार में हुआ है। ठीक है, कुछ खेलों का आयोजन नई दिल्ली में भी हुआ था। ध्यान रखिएगा ये 7वें संस्करण का खेल है। 4 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है इसका वर्चुअली रूप से उद्घाटन किया गया था। 7वें संस्करण का है, मेजबान बिहार रहा है। इसमें 3 खेल नई दिल्ली में हुए हैं। कौन कौन सा खेल है? जिम्नास्टिक, शूटिंग और साइकिलिंग। इसके अलावा इसका टैग लाइन क्या था? तो इसका टैग लाइन है खेल के रंग बिहार के संग। शुभंकर है गज सिंह जो कि हाथी और शेर यानी गज और सिंह का संयोजन है। ठीक है, तो शुभंकर याद रखिएगा, गज सिंह। इसके अलावा
5 अलग-अलग जगहों पर इसका आयोजन हुआ है, ठीक है? कौन-कौन सा शहर है? बताइए आप लोग कौन-कौन सा शहर है? पटना है, ठीक है, गया है, बेगूसराय है, भागलपुर है, बिल्कुल, और एक है नालंदा, ठीक है? बिल्कुल, तो ये 5 जिलों का नाम आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे इसका आयोजन हुआ है। अब इसमें पदक तालिका याद रखिएगा, पदक तालिका में पहले स्थान पर महाराष्ट्र रहा है, दूसरे स्थान पर हरियाणा और तीसरे स्थान पर राजस्थान। बिहार का 18th पोजीशन रहा है, 18वें स्थान पर बिहार रहा है, ठीक है? चलिए, अगला है सेपक टकरा। यहाँ से भी सर क्या बोल रही हैं? सर बिहार का 15वां स्थान। 15वां है? यस मैं इसको चेक करके बताऊंगा, ठीक है? चलिए, अगला हम लोग देख रहे हैं सेपक टकरा के बारे में। ये वॉलीबॉल टाइप का ही खेल है, लेकिन इसको पैर से खेला जाता है। इसका आयोजन बिहार में हुआ था, बिहार का जो पाटलिपुत्रा इंडोर स्टेडियम है उसमें, ठीक है, कंकड़बाग पटना में, और इसका 5वां संस्करण था। भारतीय पुरुष रेगू टीम इसमें जो है जापान को हराकर स्वर्ण पदक जीता है, तो ये याद रखिएगा। खेल का नाम जरूर याद रखिएगा, सेपक टकरा। पूछ सकता है आपसे कि इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था, किस राज्य में हुआ था, तो ये आप लोग याद रखेंगे। अगला न्यूज है इसरो का 11वें अध्यक्ष वी नारायणन। तो इसरो जो है उसके 11वें अध्यक्ष बने हैं वी नारायणन। ध्यान रखिएगा, इससे पहले कौन थे बताइए आप लोग? 10th अध्यक्ष कौन थे? एस सोमनाथ। इनके द्वारा जो किताब लिखी गई थी, इनकी ऑटोबायोग्राफी, उसका नाम क्या था? बिल्कुल, है ना? तो याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे किताब के बारे में। वहीं 11वें अध्यक्ष कौन है? वी नारायणन है। ये 11वें क्रम के हैं। अच्छा, इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1969 को। अच्छा, इंस्कोपार के बारे में पता है क्या? इंस्कोपार, इसका गठन कब हुआ था, किस वर्ष हुआ था? इसरो का जब स्थापना 1969 में हुआ है, उससे पहले जो है अंतरिक्ष विभाग को देखने के लिए इंस्कोपार का निर्माण किया गया था, ठीक है? इंस्कोपार ये 1962 में बना था, 1962 में, ठीक है? और ये भारत का जो ऊर्जा विभाग था, परमाणु ऊर्जा विभाग, उसी के अंतर्गत पहले आता था इंस्कोपार। बाद में जो है 15 अगस्त 1969 को इसको सेपरेट इसरो के नाम से एक अलग विभाग बनाया गया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, तो इसी वर्ष 2025 में जो है दिल्ली में चुनाव हुआ था। इसमें रेखा गुप्ता भारतीय जनता पार्टी की ये मुख्यमंत्री बनाई गई हैं, और ये दिल्ली की चौथी मुख्यमंत्री हैं। इसमें शीला दीक्षित, सुषमा स्वराज, आतिशी मरलेना, पहले 3 महिला मुख्यमंत्री पहले ही रह चुकी थी, और ये चौथी रेखा गुप्ता बनी है, ठीक है? और रेखा गुप्ता जो है वो कहाँ से चुनाव जीती हैं ये भी आप याद रखिएगा, क्योंकि ये 70वीं बीपीएससी में जो है उड़ीसा के जो सीएम थे उनके बारे में पूछा जा चुका था कि वो किस सीट से चुनाव लड़े थे, ठीक है? इसलिए हमारे लिए ये रेखा गुप्ता के बारे में याद रखना जरूरी है। शालीमार बाग से ये चुनाव जीती हैं, ठीक है? शालीमार बाग। 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश शर्मा, तो ध्यान रखेंगे कि भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त का ज्ञानेश शर्मा का बनाया गया है, ठीक है? सीजेआई इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया बने हैं, ठीक है? सर ज्ञानेश कुमार है जी। अभी बिहार में जो है, अभी आपको पता होगा कि जो इलेक्टोरल लिस्ट होता है उसको अपडेट करने का काम चल रहा है ना? काफी चर्चा में बना हुआ है। उसको भी आप लोग 1-2 बार देख लीजिएगा, न्यूज आर्टिकल्स छपते रहते हैं, क्या विवाद है, ऐसा क्यों किया जा रहा है, लास्ट टाइम कब किया गया था, ठीक है? और खास करके जो लोग इंटरव्यू देने वाले होंगे इस बार 70वीं बीपीएससी के लिए, उनके लिए ये इशू ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको भी आप लोग देखिएगा, ठीक है? चलिए, सेबी के 11वें अध्यक्ष तो बने हैं तुहिन कांत पांडे। 10वीं अध्यक्ष कौन थी? माधवी पुरी बुच, ठीक है? तो 11वें अध्यक्ष बने हैं तुहिन कांत पांडे। ये सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, ठीक है? इस बार बहुत सारे आप गौर करेंगे कि जो 17th बीपीएससी हमारा हुआ था, उसके बाद से बहुत सारे पदाधिकारी जो हैं राष्ट्रीय लेवल पे बदले गए हैं। तो यहाँ से आपको निश्चित ही 1 से 2 सवाल मिल सकता है, तो आप उसको एक लिस्ट बना के जरूर याद रख लीजिएगा। यहाँ पे चीफ जस्टिस बदले गए हैं, रिजर्व बैंक के गवर्नर बदले गए हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बदले गए हैं, है ना? विधि आयोग के अध्यक्ष बदल गए हैं, सेबी के अध्यक्ष बदल गए। मैंने देखा है कि लगभग सभी लोग बदले हैं, ठीक है? तो इस पे एक बार आप लोग जरूर नजर रखेंगे। जो नवीनतम नियुक्तियां हुई हैं उससे सवाल पूछने की संभावना है।
चलिए 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष अभी दिनेश महेश्वरी बने हैं, ठीक है। तो ये 3 वर्ष का इनका कार्यकाल होगा 2027 तक, अगस्त 2027 तक। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी थे, इनका नाम भी आप लोग याद रखिएगा। 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? बी.आर. गवई बने हैं, ठीक है। जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई, बी.आर. गवई। ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, ठीक है, और भारत के दूसरे दलित सीजीआई हैं। ओके, 51वें क्रम के सीजीआई कौन थे बताइए? 51st संजीव खन्ना। संजीव खन्ना, ठीक है। बहुत छोटा कार्यकाल रहा था उनका, ठीक है, बहुत छोटा उनका कार्यकाल रहा था। डी.वाई. चंद्रचूड़ के बाद जो है संजीव खन्ना बने थे और फिर बी.आर. गवई बने हैं, ठीक है। तो आप 50, 51, 52, कम से कम 51, 52 तो जरूर याद रखिएगा। वर्तमान में बी.आर. गवई हैं और जस्टिस से पहले संजीव खन्ना थे। यूपीएससी के अध्यक्ष भी चेंज हो गए हैं, ठीक है। तो ये अजय कुमार बने हैं, ये पूर्व रक्षा सचिव हुआ करते थे, तो अभी वर्तमान में इनको यूपीएससी का अध्यक्ष बनाया गया है। आरबीआई के 26वें गवर्नर, तो 25वें गवर्नर हुआ करते थे सतीकांत दास, है ना। वो 6 वर्ष के लिए रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे, फिर उनका कार्यकाल खत्म हुआ, उनको हटाया गया। फिर संजय मल्होत्रा जो है वो आरबीआई के गवर्नर नियुक्त हुए हैं, ठीक है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के बारे में ध्यान रखिएगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ये 47वें क्रम के राष्ट्रपति हैं। बीपीएससी में पहले भी ये सवाल पूछा जा चुका है, ठीक है। 67th बीपीएससी में, जो कि कैंसिल हो गया था, उसमें पूछा गया था कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कौन से क्रम के अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। तो अभी याद रखिएगा कि वो वर्तमान में 47वें क्रम के राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। किस पार्टी से हैं डोनाल्ड ट्रंप, पता है? रिपब्लिकन पार्टी। बिल्कुल, डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से कमला हैरिस थी, ठीक है। तो अभी फिर रिपब्लिकन पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो राष्ट्रपति बने हैं। 20 जनवरी को उन्होंने शपथ लिया था। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखिएगा उपराष्ट्रपति के बारे में, तो ये 50वें क्रम के उपराष्ट्रपति बने हैं। नाम क्या है? डेविड वेंस, ठीक है। इनका नाम जरूर याद रखिएगा। और इनकी वाइफ जो है उषा वेंस, वो भारतीय मूल की हैं, तो इसलिए भी इनका नाम याद रखिएगा, ठीक है। 47वें क्रम के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, 50वें क्रम के उपराष्ट्रपति हैं जेडी वेंस। वन स्थिति रिपोर्ट, इसे हम लोग बिहार के साथ देखेंगे। आगे चलते हैं, पद्म पुरस्कार के बारे में देख लेते हैं। तो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न है, सेकंड नंबर पे आता है पद्म विभूषण, फिर थर्ड नंबर पे आता है पद्म भूषण और चौथे नंबर पर आता है पद्मश्री, ठीक है। तो लास्ट 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया था। 5 लोग कौन कौन से थे? कर्पूरी ठाकुर थे, इसके अलावा एम.एस. स्वामीनाथन थे, फिर लाल कृष्ण आडवाणी थे, फिर 2 प्रधानमंत्री थे, चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव। इन 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया था। इस वर्ष जो है 2025 में किसी को भी भारत रत्न के लिए अभी ऐसा अनाउंस नहीं किया गया है, ठीक है। पद्मश्री का पुरस्कार दिया गया है, पद्मा अवार्ड्स दिया गया है। तो कुल मिलाकर 139 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, जिसमें से 7 पद्म विभूषण दिया गया है, 19 पद्म भूषण दिया गया है और 113 पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारे लिए वो है शारदा सिन्हा का नाम, उनको पद्म विभूषण दिया गया है, सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ठीक है। तो शारदा सिन्हा बताइए बिहार के किस जिले से जुड़ी हुई थी? शारदा सिन्हा बिहार के किस जिले से जुड़ी? नहीं, सुपौल से, ठीक है। सुपौल, ठीक है। इस बार जो पद्म पुरस्कार दिए गए उसमें 23 महिलाएं हैं, 10 विदेशी व्यक्ति हैं, ठीक है, और 13 वैसे लोग हैं जो जिनको मरणोपरांत दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग पद्म विभूषण के जो 7 लोग हैं उनका नाम याद रखेंगे, किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं वो भी याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा पद्म भूषण में अगर बिहार से संबंधित कोई व्यक्ति हैं, ठीक है, या बहुत ज्यादा चर्चित हैं तो वो याद रखिएगा। इसके अलावा पद्मश्री में बिहार से संबंधित जो व्यक्ति हैं बस उनको याद रखना है, ठीक है। तो पद्म विभूषण देखते हैं, 7 लोगों को मिला है। पहले नंबर पे कौन है? दुब्बूर नागेश्वर रेड्डी, ठीक है। तो ये दवा मेडिसिन से जुड़े हुए थे, तेलंगाना राज्य के हैं। न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर, ये सार्वजनिक मामले, चंडीगढ़ से इनका संबंध है। तीसरे हैं कुमुदीन रजनीकांत लाखिया, ये कला के क्षेत्र से संबंधित हैं। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, ये कला के क्षेत्र से हैं, ठीक है, कर्नाटक राज्य से हैं। फिर एम.टी. वासुदेवन, मरणोपरांत इनको दिया गया है, साहित्य और शिक्षा से संबंधित हैं। फिर हैं ओसामू सुजुकी, मरणोपरांत दिया गया है, ये जापान देश से संबंधित हैं, इनका नाम भी याद रखिएगा, व्यापार और उद्योग से संबंधित है। और लास्ट है शारदा सिन्हा, कला से जुड़ी हुई हैं, बिहार राज्य से इनका संबंध है, ठीक है। बिहार कोकिला के नाम से भी जानी जाती हैं।
अच्छा, आप लोगों को कैलाश सत्यार्थी का नाम पता होगा। हाल ही में उनकी जीवनी प्रकाशित हुई है। उनकी जीवनी का नाम क्या है, किन्हीं को आइडिया है, बताइए। दिया सलाई। दिया सलाई, बिल्कुल, बहुत अच्छा। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है क्योंकि वो नोबेल पुरस्कार विजेता रहे हैं वो। ठीक है, तो उनका जो जीवनी है, बिहार के क्षेत्र में बहुत सारा काम वो किए हैं, इसलिए भी हो सकता है बीपीएससी में ये सवाल पूछ दे। ठीक है, दिया सलाई की इनकी जीवनी है। इसके अलावा अन्य जो पुस्तकें छपी हैं उसके बारे में भी देखेंगे, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। फिर अगला पद्म भूषण देखते हैं। ये 19 लोगों को दिया गया, उसमें से 18वें सुशील मोदी, इनका नाम जरूर याद रखिएगा। सुशील कुमार मोदी पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बिहार के वित्त मंत्री रह चुके हैं। अच्छा, ये बताइए, जो सुशील कुमार मोदी हैं, जब वो पहली बार एमपी बने थे तो बिहार के किस क्षेत्र से एमपी चुने गए थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? पता है किन्हीं को? ये भागलपुर क्षेत्र से चुने गए थे। ठीक है, भागलपुर से। और वहीं जब ये बिहार विधानसभा के लिए चयनित हुए थे तब ये कुम्हरार सीट से चयनित हुए थे। ठीक है, तो भागलपुर से लोकसभा गए थे। ठीक है, और विधानसभा कुम्हरार सीट से गए थे। इसके अलावा इनकी राजनीतिक जो पार्टी थी ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ये भारतीय जनता पार्टी है। याद होगा आप लोगों को, जब रामविलास पासवान का देहांत हुआ था तो उनसे संबंधित प्रश्न पूछा गया था पीपीएससी में। ठीक है, उनसे पूछा गया था कि उन्होंने अपना जो राजनीति था वो किस पार्टी से शुरू किया था, यानी पहला राजनीतिक दल कौन सा था उनका। तो ये भी जो है हम लोगों को याद रखना है, किस जगह से सुशील कुमार मोदी ने अपनी राजनीति शुरू की है, एमपी कहाँ से बने हैं। ठीक है, एमएलए कहाँ से बने हैं। ठीक है, उनकी राजनीतिक दल कौन सी थी, ये सब आप लोगों को याद होना चाहिए। फिर पद्मा अवार्ड्स की बात करते हैं, पद्मश्री की। तो एक तो आपको पटना का जो हनुमान मंदिर है, ठीक है, तो उसके मैनेजर नहीं कह सकते हैं, संस्थापकों में से रह चुके थे कुणाल किशोर, उनको मिला है पद्मा अवार्ड। ठीक है, फिर एक भीम सिंह है, उनको मिला है। वो पत्रकार रहे हैं और मुसहर जनजाति के उत्थान के लिए बहुत सारा कार्य कर रहे थे वो। ठीक है, और एक दो व्यक्ति और हैं, उनको भी दिया गया है। अब राष्ट्रीय खेल पुरस्कार देखते हैं। ठीक है, चलिए ये बताइए, जो 38वें क्रम का राष्ट्रीय खेल हुआ था उसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? उत्तराखंड। ठीक है, टॉप पे कौन सी टीम रही थी फर्स्ट पोजीशन पे? सर्विसेज। ठीक है, बहुत अच्छा। और ये जो शीतकालीन खेल हुआ था, शीतकालीन खेल, उसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? लेह लद्दाख 5वां संस्करण। बिल्कुल, और उसमें फर्स्ट पे रही थी सेना की टीम, है ना? जी, सेना लद्दाख, और नहीं, सेना हिमाचल प्रदेश और लद्दाख। बिल्कुल। अब हम लोग राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के बारे में बात करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि ये युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा घोषित किया जाता है। ठीक है, और भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है। 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। इस बार 4 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। 4 लोग कौन है? डी गुकेश, ये शतरंज से जुड़े हुए हैं। हरमनप्रीत सिंह है, ये हॉकी से जुड़े हुए हैं। प्रवीण कुमार है, ये पैरा एथलीट है। और मनु भाकर है, ये निशानेबाजी से जुड़ी हुई हैं। मनु भाकर जो है, इनको जब पेरिस ओलंपिक हुआ था इसमें 2 ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता था। ठीक है, डी गुकेश चेस से जुड़े हुए हैं, काफी चर्चा में रहते हैं, इनका नाम पता ही होगा। इसके अलावा फिर अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया है। तो कुछ खिलाड़ी हैं जैसे सलीमा टेटे हैं, अभिषेक हैं, संजय, जर्मनप्रीत सिंह है, खुशजीत सिंह है, ये सब हॉकी से जुड़े हुए हैं। तो कुछ जो खिलाड़ी हैं, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका नाम आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ अगर प्रश्न पूछना होगा ना तो आपको ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से ही पूछेगा। ये 4 लोगों का नाम याद रखिएगा। आपको ये 3 नाम एक जैसा दे देगा और एक कोई अलग नाम दे देगा, और पूछा जा सकता है कि किनको नहीं मिला है। ठीक है, या कूट बना सकता है, ये चारों नाम दे के 1 2 3 4 कर दे और वहां से पूछ सकता है। तो यहाँ से प्रश्न बनाने की संभावना है, इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला न्यूज देखते हैं। अगला क्या है? अच्छा हाँ, ये याद रखिएगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। ठीक है, ये यूनिवर्सिटीज गेम्स होता है, उसके लिए दिया जाता है माका ट्रॉफी। यहाँ से सवाल पहले भी पूछा जा चुका है अलग अलग कमीशंस में। ठीक है, तो याद रखिएगा, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है इसमें समग्र विजेता रही थी, पहले स्थान पे रही थी। ठीक है, पूछा जा सकता है आपको माका ट्रॉफी जो है, यानी मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, इसमें पहले पोजीशन पे कौन सी टीम रही है, कौन सा यूनिवर्सिटी रहा है? तो ये चंडीगढ़ विश्वविद्यालय रहा है। चलिए, 97th ऑस्कर 2025 वाला जो है उसके बारे में देख लेते हैं, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है।
तो ये 97th क्रम का था, सबसे पहले ये याद रखिएगा। फिर इसका आयोजन ये हमेशा लॉस एंजलिस में ही होता है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। अच्छा, इस वर्ष जो है अमेरिका में एक वनाग्नि काफी प्रचलित, मतलब बहुत फेमस हुआ था, ठीक है, चर्चा में रहा था। कहाँ पे लगा था ये? जैसे कैलिफोर्निया प्रांत है। कैलिफोर्निया में, ठीक है, बहुत अच्छा। ये बताइए, कैलिफोर्निया जब ये न्यूज में था तो उस समय उसके कारणों की जब जांच की जा रही थी तो उसमें एक खास प्रकार का हवा था, ठीक है, जी जो कि बताया जा रहा था कि कहीं ना कहीं कैलिफोर्निया की जो वन अग्नि है उसमें उसका अहम योगदान था। पता है क्या उस हवा का नाम क्या था? जी पता विंड का नाम क्या था? विंड संता आई थिंक संता आना था, ठीक है, चिनूक नहीं था, ये संता आना था, ठीक है। हाँ। याद रखिएगा, ये हवा भी पूछा जा सकता है, क्योंकि आप गौर करेंगे कि उस दौरान जनवरी के महीने में ये न्यूज चर्चा में रहा था, तो उस समय जो भी न्यूज आर्टिकल छपे थे, ठीक है, तो उसमें जो है इसका जिक्र किया जाता था संताना हवाओं का, ठीक है, और ऐसी चीजें पूछी जा सकती हैं, ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे संताना हवाओं को। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखिएगा, उस समय ये भी आर्टिकल्स में छपता था कि बिहार में भी जो है वनाग्नि या जो दावानल होता है, ठीक है, आग, गर्मी के दिनों में जो अग्नि का कांड होता है उसकी संख्या में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई थी। इकोनॉमिक सर्वे का आंकड़ा जो था वो बताता था कि एक ही साल के अंतर्गत जो है इसकी संख्या 2 गुनी हो गई थी, ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, संताना हवा और कैलिफोर्निया, ठीक है। अब देखिए, हम लोग ऑस्कर की बात कर रहे थे, तो ये 97 क्रम का था, 97, इसका आयोजन लॉस एंजलिस में हुआ था, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म अनोरा को मिला था, ठीक है, यहाँ से हम लोग देख लेते हैं सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है, अनोरा है, ठीक है, और अनोरा की ही डायरेक्टर हैं शॉन बेकर, उनको सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला था, ठीक है। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो ये माइकी मैडिसन को मिला था, और ये भी अनोरा से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री सभी अनोरा फिल्म से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। नाम क्या है? सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर जो है निर्देशक, उनका नाम है शॉन बेकर, एक्ट्रेस में माइकी मैडिसन है, और अभिनेता में एड्रियन ब्रॉडनी है। ये फिल्म था द ब्रूटलिस्ट, ठीक है। तो ये चारों जो है आप लोग याद रखिएगा, फिल्म का नाम हो सकता है पूछ दे, ठीक है। वैसे क्या होता है कि जो फिल्म से जुड़े हुए पुरस्कार हैं उसमें 3-4 कैटेगरी है। एक तो आपको ऑस्कर है, इसके अलावा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार होता है ना, आईफा भी इस बार पूछा जा सकता है क्योंकि इसके 25 वर्ष हुए थे, ठीक है। और इसका आयोजन जो है ये जयपुर में किया गया था, ठीक है, और वहां पे उसकी जयपुर की, मतलब वहां राजस्थान की जो सरकार थी उसका भी काफी जुड़ाव रहा था उसके आयोजन में, तो यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है आईफा से, ठीक है, वो भी याद रखिएगा। आयोजन कहाँ हुआ है? जयपुर में हुआ है, 25वां आयोजन था, ठीक है। ओके, आगे चल, ये बताइए नेशनल अवार्ड्स जो दिए गए थे लास्ट ईयर, अभी तो नया कोई दिया नहीं गया है, तो पिछले वर्ष सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको दिया गया था, कौन सी फिल्म को? ठीक है, अट्टम को दिया गया था, अट्टम याद रखिएगा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया है? एकदम रिसेंट दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिथुन चक्रवर्ती। बिल्कुल, है ना, मिथुन चक्रवर्ती याद रखिएगा। यहाँ देखिए आईफा अवार्ड्स भी आ ही गया है, ठीक है। तो ये देखिए 25 वर्ष इसके पूरे हुए थे, रजत जयंती संस्करण था, जयपुर में इसका आयोजन हुआ है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करेंगे तो ये लापता लेडीज है। लापता लेडीज जो है ये ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट हुई थी। इसकी डायरेक्टर कौन है? तो ये किरण राव है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन यानी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करेंगे तो ये कार्तिक आर्यन रहे थे, ठीक है। बस इतना ही है। इसमें ये याद रखिएगा कि इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था, ये पूछा जा सकता है। ये न्यूज आर्टिकल काफी छपा था क्योंकि इसमें भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, राजस्थान सरकार, वो इसको एक कल्चरल इवेंट के रूप में देख रही थी, ठीक है, और अपने राज्य में जो है फिल्मों को किस तरह से प्रोत्साहित किया जाए उससे जोड़ के जो है इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा था। तो उस समय ये चर्चा में बना था, और इकोनॉमिक टाइम्स में और जो न्यूज़पेपर्स जो है उसमें आर्टिकल छपते रहते थे, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला न्यूज़ है मानव विकास सूचकांक। तो मानव विकास सूचकांक में इंपॉर्टेंट क्या है? इसका आयोजन, मतलब ये जो रिपोर्ट है सूचकांक, ये किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, ठीक है। तो इसका प्रकाशन जो है वो 2 अलग अलग संस्थान है वो मिलके करती है। पहले तो एक है UNDP, ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है ना। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा कि ये जो 2025 में दिया जा रहा है सूचकांक, ये वर्ष 2023 के लिए है, ठीक है। तो ये जरूर याद रखिएगा, 2023 के लिए दिया जा रहा है, और 193 देशों में भारत का स्थान 130वां है। इसके अलावा भारत का जो स्थान है सिर्फ
ठीक उसी स्थान पर बांग्लादेश भी है। तो भारत जो है वो बांग्लादेश के साथ संयुक्त 130वें स्थान पर है। तो अगर मान के चलिए स्टेटमेंट वाला प्रश्न बनाता है तो एक स्टेटमेंट ये बन सकता है कि भारत जो है बांग्लादेश के साथ 130वें स्थान पर है इस सूचकांक में। तो ये स्टेटमेंट सही होगा कि गलत, ध्यान रखिएगा, ये सही होगा क्योंकि भारत और बांग्लादेश दोनों 130वें स्थान पर है। ठीक है, रिपोर्ट का विषय क्या था, थीम सब्जेक्ट क्या है, तो पसंद का मामला, एआई के युग में लोग और संभावनाएं। ठीक है, तो भारत का स्थान है 193 देशों में 130वां। भारत के स्कोर की बात करें तो ये 0.685 हो गया है, 0.685। यहाँ से जो है ना पीछे पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देखेंगे तो आप गौर करेंगे कि ये स्कोर जो है पूछा जा चुका है। ठीक है, बिहार का भी एचडीआई स्कोर होता है, वो भी पूछा जा चुका है। तो आप नेशनल वाला जरूर याद रखिएगा कि भारत 2022 में 0.676 से बढ़कर 2023 में 0.685 पर आ गया है। ठीक है, और भारत जो है वो मध्यम मानव विकास श्रेणी में बना हुआ है। ठीक है, मध्यम मानव विकास श्रेणी, इसकी 3 अलग अलग श्रेणियां होती हैं। तो भारत जो है सेकंड नंबर पे जो मध्यम मानव विकास श्रेणी है उसमें बना हुआ है। ठीक है, टॉप पे है आइसलैंड, सेकंड नंबर पे नॉर्वे, थर्ड नंबर पे है स्विट्जरलैंड। लास्ट की बात करें तो साउथ सूडान है, दक्षिणी सूडान। ठीक है, चलिए अब ऑपरेशन सिंदूर देखते हैं, यहाँ से सवाल बन सकता है। तो इम्पोर्टेंट क्या क्या है, सबसे पहले ये समझिए कि पाकिस्तान का जो है हमला हुआ था तो वहां के आतंकवादियों का कश्मीर में। ठीक है, कश्मीर में कहाँ पे हुआ था बताइए, स्थान कौन सा था? पहलगाम। बिल्कुल, ठीक है ना। तो वहां पे जो है 26 पर्यटकों को मार दिया गया था आतंकवादियों के द्वारा। उसके बाद भारत जो है उसमें जवाबी कार्रवाई करते हुए 6-7 मई को ऑपरेशन सिंदूर करती है। ठीक है ना, और ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो है 9 जगहों को निशाना बनाया जाता है। तो वो देखेंगे हम लोग कौन कौन सा जगह है। ठीक है, कुछ स्थान जो है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, और कुछ ऐसा जगह है जो एग्जैक्ट पाकिस्तान में है। ठीक है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। तो उन सब जगहों को ठिकाना बनाया गया था, इसको देखेंगे। तो ऑपरेशन का नाम क्या दिया गया है, ऑपरेशन सिंदूर। इसमें जब इसकी मीडिया ब्रीफिंग होती थी तो 3 लोग आते थे यहाँ से, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे न्यूज आर्टिकल में इसका जिक्र किया गया था कि ये भारत का एक नया रुख दिखाता है। पहले तो इसका नाम, ठीक है, महिलाओं से जुड़ा हुआ है, झुका उस तरह। इसके अलावा जब मीडिया ब्रीफिंग भी हो रही है तो इसमें भी महिलाएं ही आती हैं ब्रीफिंग के लिए। तो ये भारत का एक अलग रुख था, कुछ नया था, ऐसा पहले नहीं होता था। ठीक है, इसलिए भी जो है ये चर्चा में बना हुआ था। ठीक है, तो ये दोनों का नाम याद रखिएगा, एक है विंग कमांडर व्योमिका सिंह और दूसरी है कर्नल सोफिया कुरैशी। इसके अलावा साथ में विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री आते थे। ठीक है, जी बोलिए, बड़ा कर सकते हैं क्या बोल रहे हैं? स्क्रीन से थोड़ा मैक्सिमाइज कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, हाँ ठीक है, ओके, ठीक है। तो देखिए ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ, जब हमला भारत पे हुआ था, ठीक है, तो भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए सबसे पहले क्या किया था, सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया। ठीक है, सिंधु जल संधि बताइए तो क्या है, किस साल जो है ये संधि हुआ था? 1950 में सर, 1960 में। ठीक है, बिल्कुल। और इसमें जो है बिल्कुल उत्तर की जो 3 नदियां हैं, ठीक है, उसका जल बताइए, इसका विभाजन कैसे कैसे है ये समझाइए जरा। ईस्ट और वेस्ट में जैसे सतलज रावी का जो पानी, सतलज रावी और ब्यास का पानी इंडिया के पास है, और उसका ऊपर की जो नदियां हैं उसका पानी 80% और 20% में 80-20 है, CGI सर मतलब पाकिस्तान में है, बाकी सर वो इंडिया वो उसका नदी। 80 देखिए 80:20 के रेशियो में था। इसका जो नदी है उसका 80% इंडिया के पास है, 20% पाकिस्तान के पास है, और वेस्ट का जो ठीक, नदी ठीक। है उसका 80% पाकिस्तान के पास है, 20% इंडिया के पास है। और बिल्कुल वेस्ट की बिल्कुल, ठीक नदियों में वही क्या बोलते हैं उसको, देखिए, सतलज रावी ब्यास। बिल्कुल। तो देखिए ऊपर की जो 3 नदियां हैं, सबसे पहले सिंधु है, फिर झेलम और चेनाब। ठीक है, इसकी 80% पानी जो है वो पाकिस्तान यूज करेगा, ऐसा है। फिर नीचे की 3 नदियां हैं, सतलज, व्यास और रावी। ठीक है, ये इसका 80% जो है वो भारत के पक्ष में है। तो ये 1960 में ऐसा किया गया था ये संधि। ठीक है, और वर्ल्ड बैंक क्या मध्यस्थता के साथ किया गया था ना, वर्ल्ड बैंक ही था ना। तो ये आप लोग याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। इसके अलावा देखिए दूसरा चीज क्या किया था, अटारी एकीकृत चेक पोस्ट जो है उसको तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया था, बाघा बॉर्डर जो है। इसके अलावा सार्क वीजा छूट योजना को भी
जो है उसको भी अनुमति नहीं दी गई थी, उसको भी मना किया गया था। ठीक है, भारत में जितने भी पाकिस्तानी पर्यटक थे उनको तत्काल प्रभाव से वापस लौटने के लिए कहा गया था। तो ये सब तत्काल जो है भारत सरकार के द्वारा निर्णय लिए गए थे। ठीक है ना, तो ये भी याद रखिएगा। और 9 जगहों पर भारत ने जो है हमला किया है, जिसमें से 4 जगह जो है पीओके का है और 5 जो है वो पाकिस्तान के अंतर्गत पंजाब प्रांत का है। ठीक है, ये प्रांत भी पूछा जा सकता है आपसे। अब देखिए ऑपरेशन ब्रह्मा क्या है। ऑपरेशन ब्रह्मा है, म्यांमार में भूकंप आया था, तो वहां पे भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया था। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन ब्रह्मा, ऑपरेशन केलकर और भी अन्य ऑपरेशन हैं। ठीक है, जैसे एक है वहां से जो मिडिल ईस्ट में जो प्रॉब्लम्स हुए थे, जैसे ईरान से भारत लाया गया है लोगों को। कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था बताइए? ईरान से जब लोगों को भारत लाया गया तो ऑपरेशन कौन सा था? ऑपरेशन सिंधु। सिंधु ऑपरेशन सिंधु। सिंधु, बिल्कुल है ना। तो ये आपको 4 ऑपरेशन 5 ऑपरेशन दे सकता है और फिर आपको मिलान करने दे सकता है। तो हम लोग ये सारे ऑपरेशन को इस तरीके से याद रखेंगे। ठीक है ना। ऑपरेशन ब्रह्मा समझ गए आप, ये म्यांमार में जो भूकंप आया था उसके प्रभावित लोगों की सहायता के लिए था। फिर ऑपरेशन केलर है, ये ऑपरेशन केलर तो जैसा कश्मीर में चलाया गया था और वहां पे जो कुछ आतंकवादी थे, ठीक है, तो उनको खत्म करने के लिए ये चलाया गया था। स्थान याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के विरोध में ये अभियान शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए अब देखिए चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। 2025 में इसका आयोजन किया गया था। आयोजनकर्ता देश कौन सा था? तो पाकिस्तान था। ठीक है, और इसका आयोजन 2 जगहों पे हुआ था, पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में। ये चैंपियंस ट्रॉफी का 9वां संस्करण था। भारत इसमें विजेता रहा है, उप विजेता रहा है न्यूजीलैंड। भारत के कप्तान रोहित शर्मा थे, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, बस। अब अगला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में 2 चीजें हैं, एक तो 58th क्रम का और 59th क्रम का। दोनों जो है हाल फिलहाल में ही जारी किया गया। पहले 58th क्रम का किया गया था तो 2 लोगों को दिया गया था। पहले थे गुलजार, ठीक है, और दूसरे कौन से थे बताइए? रामभद्राचार्य। रामभद्राचार्य, बिल्कुल रामभद्राचार्य, बिल्कुल। तो ये 58th क्रम का दिया गया था गुलजार और रामभद्राचार्य को, और 59th क्रम का जो दिया गया है ये विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है। ठीक है, और ये छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ के ये पहले लेखक हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। ये बताइए इस साल का जो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार दिया गया है वो किनको दिया गया है? भानु मुश्ताक को। भानु मुश्ताक, बिल्कुल, बहुत अच्छा। भानु मुश्ताक को दिया गया है। किस किताब के लिए दिया गया है? हार्टलैंड। हार्टलैंड के लिए, बहुत अच्छा। ठीक है, और इसके साथ आप उनका जो बुक को जो ट्रांसलेट की हैं उनका नाम भी याद रखिएगा। ठीक है, दीपा बिष्ट। बिल्कुल, दीपा बिष्ट है ना। तो ये पूछा जा सकता है। भानु मुश्ताक कन्नड़ लेखिका है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हर्ट लैम्प उनके किताब का नाम है और दीपा उनका भी नाम याद रखिएगा। ठीक है, और हम लोग ज्ञानपीठ के बारे में बात कर चुके हैं। ये विनोद शुक्ल को दिया गया और ये 59th क्रम का है। ठीक है, अगला न्यूज क्या है? अच्छा, ये देखिए 58वां भी यहाँ दिया ही गया है। तो ये गुलजार को दिया गया था, उसके बाद रामभद्राचार्य को दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत जो 1961 में हुई थी, पहली बार 1965 में ये दिया गया था और ये केवल भारतीय नागरिकों को दिया जाता है। 58वां टाइगर रिजर्व घोषित हुआ है। माधव टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो लास्ट के जो कुछ टाइगर रिजर्व हैं वो सभी आप लोग याद रखेंगे, हो सकता है मिलान करने के लिए दे दे। जैसे माधव टाइगर रिजर्व, रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, तो ये दोनों जो है हाल में बना है 2024-25, ये हमें पूछा जा सकता है। ठीक है, तो दोनों मध्य प्रदेश में है, इसलिए आसान, राज्य आसान याद करना बहुत आसान है। माधव टाइगर रिजर्व और रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य। इसके अलावा हम लोग एक दिन जब करंट अफेयर्स पर रहे थे तो हम लोगों ने पढ़ा था कि एक राज्य है जिन्होंने BR अम्बेडकर के नाम पे वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम रखा है। कौन सा राज्य था? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश था। ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रामसर स्थल के बारे में दिया गया। तो अभी हाल में कुल 91 रामसर स्थल हैं। ठीक है, कब मनाते हैं हम लोग बताइए? तो वेटलैंड डे कब मनाते हैं? 2 फरवरी। ठीक है, रामसर किस देश में अवस्थित है? ईरान। बहुत अच्छा है ना। और बिहार के कितने स्थल हैं रामसर में बताइए? 3 है, कांवर झील है, नागिन नक्टी। 3 है। ठीक है, 3 है। पहला, बिल्कुल, पहला कांवर था, ये 39th क्रम का था, इसको 2020 में दिया गया था। फिर बना था नागी नकटी। ठीक है, नागी नकटी ये बना है आपको 2024 में 5 जून को, और ये 81st था। और नकटी की बात करें तो ये 82nd क्रम का था, ये भी 5 जून 2024 को इसको रामसर का दर्जा दिया गया है। ठीक है,
तो लेटेस्ट जो है ना रिसेंट वाला वो 2-3 आप लोग याद रखिएगा। जैसे एक है देखिए खीचन वेटलैंड साइट है और है मोनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। ये दोनों कहाँ है? दोनों एक तो उदयपुर में और जोधपुर में, यानी दोनों राजस्थान में है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। फिर उधवा झील है, ये झारखंड में है। उधवा वाला भी याद रखिएगा, है ना, झारखंड से संबंधित है, पूछा जा सकता है। खोचोपल्ली आदभूमि सिक्किम से संबंधित है। और फिर है थरथरगल्स पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। तो इस तरीके से देखिए तवा के बाद जो है ना ये सब ऐसा है जो हमें पूछा जा सकता है। ठीक है, 70 बीपीएससी जब हुआ था तो तब तक तवा जलाशय तक बन चुका था। उसके बाद जो है ये 6 नया जलाशय, उसको रामसर का दर्जा दिया गया है। तो ये 6 जो है उसको आप लोग एक बार देख लेंगे सरसरी निगाह से। ठीक है, अब अंतर्राष्ट्रीय संगठन ये छोड़ देते हैं, स्किप करते हैं, आगे देखते हैं। 18th लोकसभा 2024 में ये चुनाव हुआ था। ठीक है, इसमें एनडीए और इंडिया के बीच जो है ये फाइट थी। ठीक है, एनडीए जो गठबंधन है 292 सीट जीतकर सरकार बनाता है। भाजपा सबसे बड़ी राजनीतिक दल बनती है 240 सीटों के साथ, और सेकंड स्थान पर कांग्रेस रहती है 99 सीट। ठीक है, थर्ड नंबर पर समाजवादी पार्टी है, फिर टीएमके है, तृणमूल कांग्रेस, और फिर डीएमके है। इस तरीके से ओके। कुछ मंत्रिमंडल में जो नए मंत्री हैं उनका जरूर याद रखें। अच्छा ये बताइए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितने प्रतिशत जो मेंबर्स हैं उनको मिनिस्ट्री दी जा सकती है? 15%। और ये कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम है? 91st कॉन्स्टिट्यूशन। 91st। आप लोगों को याद होगा ये जो 70वीं बीपीएससी हुई थी उसमें ये सवाल पूछा भी गया था, है ना, और बहुत क्लोज इसका ऑप्शन था 91, 92, 93 इस तरीके से। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, दल बदल कानून 52वां संविधान संशोधन, ठीक है, उसी का एक्सटेंशन के रूप में आप ये 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देख सकते हैं। 15% लोगों को जो है मंत्रालय दी जा सकती है। ठीक है, अब हम लोग कुछ प्रमुख मंत्री देख लेते हैं। नरेंद्र मोदी पता होगा आप लोगों को, प्रधानमंत्री हैं। लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय है, परमाणु ऊर्जा विभाग है, अंतरिक्ष विभाग है। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्रालय, अमित शाह गृह मंत्रालय, इसके साथ सहकारिता मंत्री। अभी बताइए भारत का पहला सहकारिता विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है, कहाँ पे बन रहा है ये? गुजरात। नाम क्या रखा गया है सहकारिता जनक? क्या नाम था? त्रिभुवन सहकारिता। बिल्कुल, है ना, तो ये नाम याद रखिएगा। ठीक है, त्रिभुवन। फिर नितिन गडकरी हैं, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय। जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री हैं। जेपी नड्डा लोकसभा में किस स्थान से चुने जाते हैं बताइए? ये राज्यसभा के सदस्य हैं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, राज्यसभा से हैं और अभी राज्यसभा में सदन के नेता है ना, याद रखिएगा। विपक्ष के नेता कौन है राज्यसभा में? मल्लिकार्जुन खड़गे। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्रालय। बिहार के लोगों को मंत्रालय मिला है कौन कौन सा, डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, है ना। एक तो आपको खाद्य मंत्री है, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान। एमएसएमई मंत्रालय किनको दिया गया है? ये जीतन राम मांझी। टेक्सटाइल मिनिस्टर, कपड़ा मंत्री कौन बने हैं? ये गिरिराज सिंह। ठीक है, इसके अलावा लल्लन सिंह है, बताइए उनको कौन सा मिनिस्ट्री मिला है? पंचायती राज। ठीक है, पंचायती राज। यही 4 लोग हैं ना। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, ये मंत्रालय वगैरह जो है आप लोग खुद से भी देख लीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट जैसे शिक्षा मंत्रालय देख लीजिए, ये धर्मेंद्र प्रधान है। पीयूष गोयल ये वाणिज्य और एवं उद्योग मंत्री हैं। मनोहर लाल खट्टर, इनको याद रखिएगा, पहले ये पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं हरियाणा के, तो उनको आवास और शहरी मामले का मंत्रालय बनाया दिया गया है ना, बिजली मंत्रालय। और मनोहर लाल खट्टर इसलिए भी न्यूज में रहते हैं क्योंकि भारत सरकार जो है अभी वो परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत काम कर रही है। इसके लिए 6 जो है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बनाने की बात चल रही है। ठीक है, और एक मॉड्यूलर रिएक्टर जो है ना कहीं हो सकता है बिहार में भी स्थापित किया जा सकता है। तो इस वजह से भी ये न्यूज आर्टिकल्स में छाए रहते हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक दिन मैंने आप लोगों से पूछा था कि जनजातीय मंत्री कौन है, पता है? यहाँ देखिए दिया है, जुएल ओराम। बिल्कुल, ये उड़ीसा से संबंधित है, जुएल ओराम। फिर अन्नपूर्णा देवी का नाम भी याद रखिएगा, महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। ठीक है, ओके। अब नोबेल अवार्ड्स देख लेते हैं 2024 में। चिकित्सा के लिए किसको मिला है? विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रूप। अच्छा, इसको आज हम स्किप कर देते हैं क्योंकि
इसको जो है हम लोगों को डिटेल में देखना होगा, चिकित्सा में किसको दिया गया है और किन कारणों से दिया गया है, ठीक है। तो इसलिए इसको स्किप करते हैं, पूरा इसको एक दिन डिटेल में देखेंगे। भारत रत्न पे बात कर लेते हैं। 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया था, ठीक है। लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, नरसिम्हा राव, कर्पूरी ठाकुर, MS स्वामीनाथन। कर्पूरी ठाकुर के बारे में विशेष याद रखिएगा, इनको 49th क्रम का दिया गया था, ठीक है। अब देखिए 5 लोगों को दिया गया है ना, तो पूछ सकता है कर्पूरी ठाकुर के बारे में इनका क्रम कौन सा है, तो ये 49th क्रम के व्यक्ति हैं। ये बताइए बिहार से कितने लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका है? 3 सर। नहीं, गलत बता रहे हैं हम, 3 नहीं है, ज्यादा है, 5 है, 5 से ज्यादा ही है शायद। राजेंद्र प्रसाद हैं, ठीक है। देखिए 5 से ज्यादा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि न्यूज़पेपर्स में भी, मैगजीन्स में भी इसको लेके कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि एक व्यक्ति थे जो बंगाल के मुख्यमंत्री बने थे, विधान चंद्र राय, है ना, याद है, डॉक्टर थे BC रॉय, तो उनका संबंध भी बिहार से था, ठीक है ना। तो इसलिए जो है ये न्यूज़पेपर भी इसको लेके कंफ्यूज रहता है, तो इसलिए जो है ये 5-6 से ऊपर नीचे होता है। हम लोगों को बिहार से संबंधित जितने व्यक्ति हैं उन सब का नाम पता होना चाहिए। राजेंद्र प्रसाद बिहार से थे, ठीक है। और बताइए कौन कौन से हैं बिहार से संबंधित? और बिस्मिल्लाह खान, कर्पूरी ठाकुर, बिस्मिल्लाह खान है, बहुत बढ़िया। उसके बाद देखिए वो भी तो JP भी तो थे, जयप्रकाश नारायण, है ना, यस, है ना। उसके अलावा और किनको मिला है, याद कीजिए। भारत रत्न, इसको देख लेंगे, मेरे नोट्स में लिखा हुआ है, जो बिहार स्पेशल का नोट्स है उसमें सब दिया गया है। मैं अभी डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट डे, तो उसमें देख लेंगे। चलिए, ओलंपिक 2024 में हुआ था, यहाँ से भी पूछा जा सकता है सवाल, तो इसको भी देख लेते हैं। आयोजन कहाँ पे था इसका? पेरिस में था, ठीक है। और पेरिस जो है विश्व का, है ना, दूसरा ऐसा शहर है जिसमें 3 ओलंपिक आयोजन किया जा चुका है। इससे पहले लंदन एक ऐसा शहर है जिसमें 3 ओलंपिक आयोजित किए जा चुके हैं। इसके बाद पेरिस जो है ऐसा शहर है जिसमें 3 ओलंपिक हुए हैं। पहला हुआ था 1900 में, दूसरा हुआ था 1924 में और तीसरा हुआ है 2024 में, ठीक है। संस्करण की बात करें तो ये 33वां संस्करण था। 34वां कहाँ पे होगा बताइए? USA में, लॉस एंजल्स। बिल्कुल, ठीक है। इसमें 4 नए खेल शामिल किए गए थे, ब्रेकिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग और सर्फिंग। शुभंकर क्या था? ओलंपिक फ्रीज था, ठीक है। ओलंपिक फ्रीज है क्या, ध्यान रखिएगा, एक प्रकार का टोपी है और ये 3 कलर का है, ठीक है। लाल, ब्लू और व्हाइट है इसमें, और ये तीनों कलर जो कहीं ना कहीं फ्रांस की क्रांति से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए भी ये याद रखिएगा, ठीक है। ये जो है ना आपको न्यूज़पेपर्स वगैरह में आर्टिकल छपे थे फ्रांस की क्रांति और उससे ये ओलंपिक फ्रीज को लेकर, तो इसलिए ये स्पेशल था। कुछ हो सकता है पूछ दे कौन कौन सा कलर था या क्या था, ऐसा इसलिए बताया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए जो उद्घाटन समारोह रहा था उसमें ध्वजवाहक PV सिंधु और शरद कमल रहे थे। सेफ डी मिशन कौन थे? तो गगन नारंग थे। गगन नारंग किस खेल से जुड़े हुए हैं बताइए? शूटिंग से संबंधित थे। शूटिंग से सर, बिल्कुल शूटिंग से संबंधित है। समापन समारोह के ध्वजवाहक रही हैं मनु भाकर और गोलकीपर PR सीरीजेस। तो PR सीरीजेस जो है वो हॉकी टीम के गोलकीपर थे और उन्होंने संन्यास भी ले लिया ओलंपिक के बाद। फिर एक चीज याद रखिएगा कि इस बार पेरिस ओलंपिक में ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है अभिनव बिंद्रा को, ठीक है। अभिनव बिंद्रा जो बीजिंग ओलंपिक 2008 में हुआ था उसमें इन्होंने 10 मीटर शूटिंग में जो है गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है। अब रैंकिंग याद रखिएगा, पहले स्थान पर अमेरिका रहा है, दूसरे स्थान पर चीन रहा है। दोनों का 40-40 स्वर्ण पदक है, ठीक है, चीन और अमेरिका दोनों का। लेकिन टोटल जो है ना कुल के मामले में चीन थोड़ा पीछे हो जा रहा है। तो पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर चीन, तीसरे स्थान पर जापान। भारत का स्थान 71वां है और पाकिस्तान का स्थान 62वां है। पाकिस्तान को सिर्फ 1 मेडल मिला था, वो भी गोल्ड मेडल। किस खेल में मिला है ये बताइए? भाला फेंक में सर। भाला फेंक में सर, भाला फेंक में मिला था, ठीक है। और वही भाला फेंक में भारत के नीरज चोपड़ा थे, वो रजत पदक जीते थे, 2nd पोजीशन पे रहे थे। फिर भारत के 5 अन्य लोगों को जो है कांस्य पदक मिला है। वो कौन कौन से हैं 5 लोग देख लीजिए। पहले मनु भाकर हैं, ठीक है। तो मनु भाकर जो है उनको 2 पदक मिला है, दोनों कांस्य था और ये निशानेबाजी से जुड़ी हुई हैं। फिर सरबजोत सिंह हैं, इनको कांस्य पदक मिला है, ये भी निशानेबाजी से जुड़े हुए हैं। फिर स्वप्निल कुशाले हैं, कांस्य पदक मिला है, निशानेबाजी से हैं। नीरज चोपड़ा भाला फेंक। फिर अमन सहरावत हैं, कुश्ती से संबंधित हैं, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। अच्छा, इनका किलोग्राम भी पूछता है कई बार कि कितने किलोग्राम की प्रतिस्पर्धा में थे, याद है आप लोगों को? बिल्कुल 57। बिल्कुल, अमन सहरावत 57 किलोग्राम में थे। फिर भारतीय हॉकी टीम जो है उसको भी कांस्य पदक मिला है।
अब इसके बाद देखिए ये पेरिस पैरा ओलंपिक भी काफी चर्चा में रहा था, और अगर आप न्यूज़पेपर्स को अगर फॉलो करते होंगे, इंग्लिश न्यूज़पेपर है, इंडियन एक्सप्रेस वगैरह, तो उसमें जो है पेरिस ओलंपिक से कहीं ज्यादा चर्चा पेरिस पैरा ओलंपिक की थी। कारण क्या था कि भारत के जो खिलाड़ी रहे थे उनका प्रदर्शन बहुत बेहतरीन रहा था, है ना, अनुमान से ज्यादा अच्छा रहा था। इवन अभी तक का जो भी ओलंपिक पैरा ओलंपिक आयोजन किया गया उसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन ये पेरिस पैरा ओलंपिक में रहा था। तो याद रखिएगा ये 17वां संस्करण था। आयोजन कहाँ हुआ है? पेरिस, फ्रांस में। ठीक है, चलिए इसके अलावा देखिए क्या क्या है। तो इसका आदर्श वाक्य था गेम्स वाइड ओपन, शुभंकर ओलंपिक फ्रिज, इसमें भी वही सेम है। अच्छा यहाँ देखिए ओलंपिक फ्रिज का कलर भी दिया गया है, नीला, सफेद और लाल, और ये फ्रांस की क्रांति का प्रतीक चिन्ह था। ठीक है, फ्रांस की क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट है ना? बताइए तो साल कौन सा रहा है फ्रांस की क्रांति के लिए, और राजा कौन से? 1789। लुई 16। ठीक है, अच्छा इनकी रानी का नाम पता है क्या? लुई 16 की रानी का नाम? हाँ। ऑस्ट्रिया की रानी थी वो, मेरी एंटोनियो। एंटोनियो, बहुत अच्छा, वाह। ठीक है, उसमें बहुत कुछ इवेंट्स हैं फ्रांस की क्रांति में, बहुत चर्चा में रहते हैं। जैसे एक टेनिस कोर्ट रोम वाला है, वहीं से शुरू होती है। फ्रांस का जो समाज था वो कितने वर्गों में विभाजित था बताइए? 3 वर्ग में सर। 3 वर्गों में। 3 वर्ग में। ठीक है, अच्छा इसके अलावा जो है ना कुछ राइटर्स हैं, ठीक है, तो उनके बारे में पूछा जाता है। मोंटेग्यू हैं, रूसो हैं, उन सब के द्वारा जॉन लॉक हैं, कौन सा किताब लिखा गया है, तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक कौन रहे थे? तो ये सुमित अंतिल और भाग्यश्री रही हैं। समापन समारोह की बात करें तो इसमें हरविंदर सिंह और प्रीति पाल रहे हैं। ठीक है, पेरिस पैरा ओलंपिक में जो है भारतीय दल ने कुल 29 पदक जीता है, सबसे ज्यादा। 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य। 7, 9 और 13। ठीक है, तो इसको याद करना बहुत आसान है। 7 ऑड नंबर है, फिर 9 है, 13 है। भारत का स्थान 18वां रहा था। पहले नंबर पर चीन रहा है, टोटल 220 पदक मिला है इसको। 94 स्वर्ण है, 76 रजत है। सेकेंड नंबर पर ब्रिटेन है, 49 पदक मिले हैं इसको, 49 स्वर्ण, टोटल 124। भारत 7 स्वर्ण, 9 रजत, 13 कांस्य के साथ कुल 29 है ना, 18वें स्थान पर भारत रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी ये देखिए यहाँ अभी जो हम लोगों ने करंट देखा है ना, ये बहुत पॉपुलर करंट्स थे। ठीक है, तो यहाँ से सबसे ज्यादा सवाल बनने की संभावना रहती है, चाहे वो ऑस्कर हो, नोबेल हो, इसके अलावा ये ओलंपिक हो, या जो नई नियुक्तियां हैं, मंत्रिमंडल है, इन सब से सवाल बनता है। अब यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य शुरू होता है। कुछ न्यूज यहाँ देखें, या आज हम लोग थोड़ा पहले जो देख चुके हैं उसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर कल हम लोग फ्रेश स्टार्ट करेंगे। रिवाइज कर लेते हैं सर। बिल्कुल, है ना, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य देखेंगे। चलिए क्विकली चलते कि करंट अफेयर्स में जो है ना नए टॉपिक्स को पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपने पढ़ रखा है उसका रिवीजन। ठीक है, क्योंकि ये डेली और प्रतिदिन इतना ज्यादा हो जाता है कि रोज आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा, और सारा न्यूज इंपॉर्टेंट होता नहीं है। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो कहीं ना कहीं भूलते चले जाते हैं हम लोग नए चीजों को पढ़ने के चक्कर में। जैसे रिवीजन जो है वो मस्ट है, और मैं कोशिश करता हूँ कि प्रतिदिन है ना कुछ नया पढ़ने से पहले पुराना रिवाइज जरूर करें हम लोग। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और क्या होता है ना, रिवीजन करने में ज्यादा समय भी नहीं लगता है, क्योंकि आप लोगों को मैक्सिमम चीजें याद ही होती। चलिए देखते हैं। पहला न्यूज हम लोगों ने देखा था, राजस्थान में 41 जिले, 7 संभाग, ये इंपॉर्टेंट नहीं था। ठीक है, समान नागरिकता संहिता जो है ये उत्तराखंड में लागू हुआ है। आजादी के बाद लागू करने वाला ये पहला राज्य है। इससे पहले गोवा में लागू है, और ये आजादी से पहले से यहाँ पे लागू है। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा कि गुजरात भी अपने राज्य में जो है ये समान नागरिक संहिता लागू करने का प्लान कर रहा है। इसके लिए उन्होंने एक समिति गठित की है। उनके अध्यक्ष कौन है बताइए? रंजना देसाई। रंजना देसाई, जस्टिस रंजना देसाई। वक्फ संशोधन अधिनियम, तो ये जो है 5 अप्रैल 2025 को लागू हुआ था। लोकसभा में 288 जो हैं इसके पक्ष में मत पड़े थे, और 232 विपक्ष में। ठीक है, याद रखिएगा इसका जो विधेयक पास हुआ था ना, जो रखा गया था पटल पे, उसका नाम रखा था उम्मीद। ठीक है, UMEED, उम्मीद। ये पूछा जा सकता है, हो सकता है आपको ये नाम ना दे, वक्फ संशोधन ना दे, उम्मीद दे दे। ये उम्मीद विधेयक किससे जुड़ा हुआ है? तो याद रखिएगा ये वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 से जुड़ा हुआ है। वक्फ के पास भूमि की बात करें तो सशस्त्र सेना, भारतीय रेलवे, और उसके बाद सबसे ज्यादा भूमि वक्फ बोर्ड के पास, यानी 3rd पोजीशन पर वक्फ बोर्ड है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रतिमा, कुछ प्रतिमाएं
सबसे पहले हम लोगों ने देखा था छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा, जिसको लद्दाख में लगाया गया है। फिर संत तिरुवल्लुर की प्रतिमा है, जिसको बुद्धि की प्रतिमा भी कहा जाता है। ठीक है, ये तमिलनाडु में ये है। इसके अलावा कर्नाटक यानी बेंगलुरु में हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित की गई है। आंध्र प्रदेश के अमरावती में सेनानी पोट्टी श्रीमालू की प्रतिमा स्थापित की गई है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला। ठीक है, तो संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ बना है? बेंगलुरु में। ये बैक्टीरिया, फंगस, परजीवियों पर होने वाली जो बीमारियां हैं उस पर रिसर्च करेगा, उसी पर ध्यान केंद्रित करेगा। तो ये बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। तो हिमाचल प्रदेश का जो लोक प्रशासन संस्थान था उसका नाम बदलकर उसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह जोड़ दिया गया है। ठीक है, 44वां यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ये महाराष्ट्र सैन्य परिदृश्य को दिया गया है, ये याद रखिएगा। 43rd नंबर का कौन सा था? चराईदेव मोइदाम, ये असम में था। ठीक है, तो 44th और 43rd दोनों याद रखिएगा। चराईदेव, अच्छा 42nd याद है क्या किसी को? 42nd कर्नाटक में था ये मंदिर। 42, 41 क्या था बताइए? रामप्पा ये वेस्ट बंगाल का था, गुरुदेव से जुड़ा हुआ है। बताइए क्या था? शांति निकेतन। 40वें नंबर का था धोलावीरा। क्या बताया सर? ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए 42 क्या बताया? 42 होयसल मंदिर कर्नाटक। हाँ ठीक। ओके, फिर हम लोग देखिए सी कोहोर्ट के बारे में देखे थे। पंजाब सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया है, मोहाली में लॉन्च किया गया है। महिला और जो छात्र हैं जो भी स्टार्टअप करना चाहते हैं या कोई बिजनेस करना चाहते हैं उनके प्रोत्साहन के लिए शुरू किया गया है सी कोहोर्ट। ठीक है, महाकुंभ के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसमें भगदड़ हो गया था, उसकी जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जांच समिति गठित की है और वो न्यायमूर्ति हर्ष कुमार की अध्यक्षता में गठित की गई है। हर्ष कुमार जो है ये न्यायाधीश है। हम लोगों ने एक रंजना देसाई का नाम देखा था। मैं खास करके आपको बता रहा हूँ, ये समिति वगैरह जो है इससे सवाल पूछा जा सकता है, जरूर याद रखिएगा। यहाँ देखिए 31 सदस्यीय चयन समिति, अन्य समितियां भी हैं, उस पर भी हम लोग जाएंगे। एक एक करके जो है कुछ समितियां हैं उसको हम लोग याद करते जाते हैं। पहले हम लोगों ने रंजना देसाई समिति पढ़ा, दूसरा हम लोगों ने हर्ष कुमार समिति पढ़ा है, तीसरा है बैजंत पांडा। ठीक है, ये समिति का गठन क्यों किया गया है? तो अभी सरकार जो है आयकर विधेयक लाने वाली है। ठीक है, तो उसकी जांच के लिए 31 सदस्यीय कमेटी गठित की गई थी, चयन समिति। उसके अध्यक्ष सांसद बैजंत पांडा जो है अध्यक्षता कर रहे हैं। ठीक है, एम्स के आधुनिकीकरण के लिए एक समिति गठित की गई है, एम्स दिल्ली के लिए। इसके लिए अध्यक्ष कौन बने समिति के अध्यक्ष? तो वीके पॉल बने हैं, और वीके पॉल जो है वो नीति आयोग के सदस्य हैं। ठीक है, फिर कुरियन जोसेफ समिति तमिलनाडु सरकार के द्वारा गठित की गई है। काम क्या होगा इसका काम होगा केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करना। ठीक है, समिति का नाम क्या है? कुरियन जोसेफ समिति। वेटलैंड शहर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI। ठीक है, इसके अलावा वो 44th जो यूनेस्को साइट है वो भी याद रखिएगा। मराठा सैन्य परिदृश्य, फिर वेटलैंड शहर इंपॉर्टेंट क्यों है? उदयपुर और इंदौर, इन दोनों को इसका दर्जा दिया गया है वेटलैंड शहर का। ठीक है, उदयपुर राजस्थान, इंदौर मध्य प्रदेश। भारत का पहला AI विश्वविद्यालय कहाँ है? महाराष्ट्र में। लाउड स्पीकर और संविधान, तो सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय ने माना है कि लाउड स्पीकर को इसका इस्तेमाल करना कहीं से भी जो है वो मौलिक अधिकार नहीं है। अदवी दुनिया की पहली कार्बन न्यूट्रल बेबी है। बताइए किस राज्य से संबंधित है अदवी? तमिलनाडु। ठीक है, फोर्ट विलियम दुर्ग का नाम बदलकर विजय दुर्ग कर दिया गया है। फोर्ट विलियम जो है वो पूर्वी कमान, सेना का जो पूर्वी कमान था उसका मुख्यालय था, इसका नाम बदलकर विजय दुर्ग कर दिया गया है। इसी के अंतर्गत किचनर हाउस का नाम बदलकर मानेकशॉ हाउस किया गया है, और इसमें इसका जो दक्षिणी द्वार था इसका नाम बदलकर अब शिवाजी गेट कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल का नाम बदलने की बात चल रही है, बंगला करना है। ठीक है, फॉक्स फायर झील और बरून सागर झील, ये देखिए राजस्थान से संबंधित है, इसको स्किप कर सकते हैं, दोनों राजस्थान के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक राष्ट्र एक बंदरगाह इंपॉर्टेंट है, कहाँ से शुरू किया गया है? महाराष्ट्र के मुंबई से। संबंधित मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, उनके द्वारा इसको शुरुआत किया गया है। एक राष्ट्र एक बंदरगाह। ठीक है, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति, अब इसके तहत जो है मध्य प्रदेश ने अपने राज्य में पहला ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित किया है। ठीक है, अगला है 5 आध्यात्मिक गलियारे, ये उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है, स्किप कर सकते हैं इसको। डॉक्टर मनमोहन सिंह बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी, तो देखिए बेंगलुरु यूनिवर्सिटी जो थी उसका नाम बदलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह बेंगलुरु यूनिवर्सिटी कर दिया गया है। 29वां संस्करण आहार सम्मेलन अपेडा के द्वारा किया जाता है, 39th क्रम का है, याद रखिएगा ये।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय। तो गुजरात में इसको स्थापित किया जा रहा है। गुजरात में जो पहले से ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आनंद जो था उसको ही बदलते हैं, उसी को बदला जाएगा, इसका नाम परिवर्तित किया जाएगा और त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया जाएगा। त्रिभुवन दास पटेल, इनको सहकारी आंदोलन का जनक माना जाता है। सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह। चाय के निर्यात के लिए एक रिपोर्ट आई थी भारतीय चाय बोर्ड की तरफ से। तो निर्यात के मामले में केनिया, उसके बाद भारत और तीसरे स्थान पर श्रीलंका है। ठीक है, तो निर्यात के मामले में भारत सेकंड स्थान पे आ गया है चाय निर्यात में। न्यूक्लियर मिशन, देखिए लक्ष्य क्या है? 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करना। ठीक है, तो ये लक्ष्य याद रखिएगा, 2047 कितना? 100 गीगावाट। 100 साल ठीक है जी। मंत्री कौन है बताइए? ऊर्जा मंत्री बताइए। अभी बताया गया था आप लोगों को, हरियाणा के, मनोहर लाल खट्टर। बिल्कुल, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री। अभी वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? नवदीप सैनी। नायाब सिंह सैनी। ठीक है। नक्सल मुक्त भारत, ये 31 मार्च 2026 तक बनाने का लक्ष्य रखा गया है, केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा घोषणा की गई है। वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल न्यू पंबन ब्रिज कहाँ पे है? तमिलनाडु में। ठीक है, ये रामेश्वरम को तमिलनाडु से जोड़ता है, पंबन ब्रिज, याद रखिएगा। रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र, तो रेलवे स्टेशन जो है वो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होगी। तो राजस्थान में 275 रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जो सौर ऊर्जा से संचालित होते हैं। ठीक है, राजस्थान एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप कर सकते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के आंकड़े, इसके तहत जो है ये याद रखिएगा, नवी बैठक है। स्वास्थ्य मंत्री कौन है? JP नड्डा है। टोटल फर्टिलिटी रेट कितना हो गया है? 2.0। बिल्कुल 2.0 याद रखिएगा। इसके अलावा अन्य आंकड़े भी याद रखिएगा। ठीक है, जैसे 1 लाख जीवित बच्चों पर 100 मौतों का जो MMR का लक्ष्य था उसको भारत ने हासिल कर लिया है। अगला है राज्य के विधेयक पर राष्ट्रपति निर्णय पर तय समय सीमा। बताइए कितने दिनों में राष्ट्रपति को निर्णय लेना होगा? 3 महीने। बिल्कुल। VR अम्बेडकर के नाम पर वन जीव अभयारण्य का नाम रखा गया है मध्य प्रदेश में। SC/ST वर्गीकरण के लिए जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए तेलंगाना सरकार जो अपने राज्य में ऐसा करने वाली है। पहला ऐसा राज्य है तेलंगाना, दूसरा राज्य है आंध्र प्रदेश। ठीक है, जजमेंट याद रखिएगा, नाम क्या था? देवेंद्र सिंह बनाम पंजाब राज्य मामला। और किस मामले को पलट दिया गया था? चेन्नैया मामला, ईवी चेन्नैया मामला। बहुत अच्छा। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज कहाँ लगाया गया है? चेनाब नदी पर। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक जो परियोजना है उसी में जो है इसको बनाया गया है। इसकी हाइट कितनी है? 359, और ये जो है एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है। ठीक है। मोदी स्मृति चिन्ह BPSC के लिए इंपॉर्टेंट है। बिहार के मोतिहारी में मोदी स्मृति चिन्ह संग्रहालय शुरू किया गया है, मोदी स्मृति चिन्ह संग्रहालय। अर्जा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI कहा जा सकता है ये। ठीक है, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट विंझेनजाम कहाँ पे है? तो ये अरब सागर से सटा हुआ इधर केरल तट पे इसको बनाया गया है। ठीक है, अडानी समूह के द्वारा निर्मित किया गया है, ये भी याद रखिएगा। ऊर्जा संचरण उद्यान, इसका नाम क्या है? बाबूजी बनम। ये तेलंगाना के राज्यपाल के द्वारा जो है ये शुरू किया गया है। दुनिया का पहला ऊर्जा संचरण उद्यान। जीनोम संपादित किस्म कमला और पूसा, पूछा जा सकता है कमला और पूसा किस चीज से संबंधित है? याद रखिएगा ये जीनोम संपादित चावल की किस्में है। ठीक है, चावल, और ये दुनिया की पहली जीनोम संपादित चावल है। ठीक है, कमला और पूसा। WHO की, ये भी इंपॉर्टेंट है VVI, WHO की आयु अनुकूल शहर की मान्यता दी गई है कोच्चिकोड को। ठीक है, कोच्चिकोड केरल में है। अगला है भारत की तट रेखा। ये देखिए, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग न्यूज है, इसलिए इसको आप लोग थोड़ा डिटेल में जरूर देखिएगा। हम लोग हमेशा से पढ़ते आए हैं कि भारत का जो तट रेखा है वो 7,516 किलोमीटर का है, लेकिन नवीनतम आंकड़ा है कि ये बढ़ के 11,098.81 किलोमीटर का हो गया है। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा ये रिपोर्ट प्रकाशित की गई है, इसलिए याद रखिएगा। जहां तक तट रेखा के अनुसार राज्यों की बात है तो क्रमवार याद रखिएगा। गुजरात का तट रेखा सबसे ज्यादा है, गुजरात के बाद है आंध्र प्रदेश, और तीसरे स्थान पर कौन सा है? गुजरात, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल। ठीक है, अच्छा याद रखिएगा, अगर आपको UT भी शामिल कर देना हो तो सबसे बड़ा कौन सा होगा? अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, चलिए। द्रव्य रत्नाकर निघंटू और द्रव्य नामकर निघंटू, ये पांडुलिपियां हैं, किससे संबंधित हैं?
तो ये जो है आपको आयुष मंत्रालय उससे जुड़ा हुआ है। आयुष जो दवा होता है ना आयुर्वेद का, उससे संबंधित है। ठीक है, अगला है 3nm चिप। 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन करने का सेंटर स्थापित किया गया है भारत के 2 जगहों पर, नोएडा और बेंगलुरु में। ठीक है, कंपनी का नाम क्या है? रेनेसॉस इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। भारत का ये पहला डिजाइन सेंटर है जो 3 नैनोमीटर चिप बनाएगा। भारत में पहले से 7 नैनोमीटर और 5 नैनोमीटर चिप बनता आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा यूपी के जेवर में 6ठी सेमीकंडक्टर इकाई लगाई गई है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, 6ठा है। अगला देखते हैं, स्किप कर सकते हैं। वैसे सागर भवन है और ध्रुवीय भवन है, तो ये गोवा में इसका उद्घाटन किया गया है, सागर भवन और ध्रुवीय भवन। भारत का सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई किन 2 कंपनियों ने, अच्छा ये देखिए लखनऊ में स्थापित किया गया है। ठीक है, राजनाथ सिंह और आदित्यनाथ जो है उन दोनों के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था लखनऊ में। भारत की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई है लखनऊ। अगला न्यूज देखे थे आयुर्वेद दिवस। पहले ये कब मनाया जाता था? धनतेरस के दिन। ठीक है, और अब जो है इसके लिए पर्टिकुलर डेट फिक्स कर दिया गया है 23 सितंबर। ठीक है, 23 सितंबर आयुर्वेद दिवस। अगला है एकल साइट अक्षय ऊर्जा कॉम्प्लेक्स, ये आंध्र प्रदेश में लगाया जा रहा है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, कंपनी का नाम क्या है? रिन्यू पावर्स। ठीक है, आगे चलते हैं। पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता, ये इंपॉर्टेंट है, वीवीआई पूछा जा सकता है। पहला राज्य कौन सा है? मिजोरम। सेकंड राज्य कौन सा है? गोवा। और तीसरा राज्य है त्रिपुरा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप यूटी को भी जोड़ देंगे तो लद्दाख जो है वो भी पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता वाला यूटी बन गया है। हेरिटेज नेटवर्क जो है, ध्यान रखिएगा कि भारत और यूरोप के बीच अगर कोई शैक्षणिक सहयोग होगा तो उसके लिए एनआईटी कालीकट जो है समर्पित एक प्रतिष्ठित संघ है। ठीक है, तो भारत और यूरोप याद रखिएगा। अच्छा एक चीज बताइए, भारत जो है अभी एक देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, एफटीए, किसके साथ किया है? इंग्लैंड के साथ। ऑस्ट्रेलिया के साथ। यूके है ना, ये रिसेंट की बात कर रहा हूँ 2025 में। ठीक है, अच्छा एक चीज और याद रखिएगा कि कुछ दिन पहले जो है यूरोपियन यूनियन के 4 देशों के साथ भी जो है भारत का एक समझौता हुआ था। ठीक है, तो उन 4 देशों का नाम भी आप लोग याद रखिएगा। उसमें स्वीडन वगैरह था, ऊपर की तरफ नॉर्थ सी के पास के जो देश थे वो 4 देश उसमें जुड़े हुए थे। ठीक है, ये देखिए ओएनजीसी तेल और गैस की खोज। तो ओएनजीसी जो है वो मुंबई के बेसिन एरिया में तेल और गैस की खोज कर रहा है और उस क्षेत्र का नाम क्या रखा है? सूर्यमणि और वज्रमणि। ठीक है, ये ब्लॉक डिवाइड किया जाता है तो उसी का नाम रखा गया है सूर्यमणि और वज्रमणि। बताइए तो महारत्ना का दर्जा किसको दिया गया है? ओएनजीसी से याद आया, महारत्ना लिमिटेड है ना, HAL। कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट, बताइए तो पोर्ट कहाँ पे है? कलादान पोर्ट म्यांमार में है। ठीक है, तो उसको उसी कनेक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए उधर 4 लेन का जो है हाई स्पीड कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। यही है न्यूज। कहाँ से कहाँ तक? शिलोंग, मेघालय के शिलोंग से असम के सिलचर तक। पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन कहाँ लगाई है? कर्नाटक में। कौन सी 2 कंपनी लगाई है? टाटा और एयरबस। ठीक है, अगला है आई गॉट कर्मयोगी। ये जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनकी प्रशिक्षण के लिए लगाया जाता है। तो आई गॉट कर्मयोगी जो पोर्टल है उससे अब 1 करोड़ पंजीकृत सिविल सेवक हो गए हैं। ठीक है, यही न्यूज था। अगला है पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता गोवा, ये सेकंड राज्य हम लोगों ने बात कर चुका है। पहला है मिजोरम, दूसरे पे गोवा है, तीसरे पे त्रिपुरा, यूटी को जोड़ देंगे तो लद्दाख है। विश्व का सबसे ऊंचा रेल आर्क ब्रिज, बात कर चुके हैं इस पे। कोप्टा संशोधन, बताइए तो किस राज्य से संबंधित है? कोप्टा, ये था सिगरेट बिल्कुल है ना, उसका 22-21 साल करने की साल बिल्कुल 18 से 21 कर दिया गया है सिगरेट खरीदने और उसके प्रयोग करने का उम्र। किस राज्य ने लाया है ये? कर्नाटक। हाँ कर्नाटक, याद रखिएगा कर्नाटक सरकार के द्वारा ये कोप्टा संशोधन अधिनियम लाया गया है। यही पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, अगला न्यूज देखते हैं। न्यूज क्या है? लद्दाख की 5 भाषाओं को आधिकारिकता। 5 भाषा कौन सा है? हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, इसको छोड़ दीजिए, बाकी 2 भाषा है भोटी और उर्दू। ठीक है, डसॉल्ट एविएशन और टाटा दोनों मिलके राफेल के लिए फाइटर फ्यूजलेज बनाएगी। ठीक है, तो कंपनी का नाम क्या है? डसॉल्ट एविएशन के द्वारा ही राफेल बनाया गया था। ये फ्रांस की कंपनी है। तो एक कंपनी तो डसॉल्ट एविएशन होगी और दूसरी टाटा है। ठीक है, राजा सुहुलदेव स्मारक कहाँ पे लगाया गया है? उत्तर प्रदेश में। ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है, कहाँ पे है? नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में।
INS गुलदार भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहाँ बनाया जा रहा है? मुंबई में। ठीक है, महाराष्ट्र मुंबई में भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कोरल रीफ बनाने की परियोजना सिंधुदुर्ग में शुरू हुई है। भारत की तेंदुआ राजधानी बेंगलुरु, इसको स्किप कर सकते हैं, खास न्यूज नहीं है। एयर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त। ठीक है, ये लास्ट न्यूज है आज का। विमान का नाम याद रखिएगा, ये था बोइंग का ड्रीम लाइनर। ठीक है, 787 विमान था, 787B। इसमें कुल मिलाकर 242 सवारी थे। एक व्यक्ति इसमें बचे हैं, इनका नाम याद रखिएगा। इनका नाम क्या है? विश्वास करके नाम है। ठीक है, लास्ट में विश्वकर्मा। हाँ बिल्कुल, है ना। तो विश्वास कुमार विश्वकर्मा ऐसा कुछ होगा, इनका नाम याद रखिएगा। विमान का नाम जरूर याद रखिएगा, बोइंग ड्रीम लाइनर। कहाँ जा रही थी? अहमदाबाद से लंदन। इसमें विजय रूपानी गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका देहांत हो गया था। ठीक है, अब तो उसकी प्राइमरी रिपोर्ट भी आ गई है ना? बिल्कुल, जी जी आ गई है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग कल देखेंगे। अब हमको ऐसा लगता है कि जो नेशनल न्यूज है वो आपको याद हो ही गया होगा, है ना। देखते हैं, अगर आप 5 मिनट में किसी भी चीज को रिवाइज कर पाते तो समझिए कि वो पूरा आपको याद हो चुका है। ठीक है, कुछ अन्य करंट अफेयर्स बताइए अगर आप लोग कुछ शेयर करना चाहते हैं तो। क्लास खत्म हो चुका है। ठीक है, कुछ डिस्कस करते हैं हम लोग। और अभी देखिए मॉनसून सत्र आज शुरू हुआ है ना। मॉनसून सत्र बताइए कितने सत्र होते हैं साल में? 3 सत्र। कौन कौन सा होता है? ठीक है, 3 सा सत्र। 3 कौन कौन सा सत्र होता है? बजट मानसून से बढ़िया, ठीक है। बिहार के GI टैग से संबंधित प्रश्न पूछता है ना, तो हम लोग एक बार GI टैग को आज रिवाइज करते हैं। देखिए, बिहार के कुल 13 उत्पाद ऐसे हैं जिनको GI टैग दिया गया है। ओके, पहला है मधुबनी चित्रकला। ठीक, किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? मिथिला के क्षेत्र से। दूसरा है सिक्की घास कला, ये भी उत्तर बिहार के राज्यों से संबंधित है। तीसरा है सुजनी कढ़ाई, ये कहाँ से जुड़ा हुआ है? मुजफ्फरपुर से। चौथा है सिल्क, भागलपुरी सिल्क, है ना। पांचवा है मंजूसा आर्ट, ये भागलपुर से जुड़ा हुआ है। फिर पीपली वर्क है, ये भी भागलपुर से जुड़ा हुआ है। सबसे ज्यादा जो है ना भागलपुर राज्य से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा, सबसे ज्यादा कहाँ से है? भागलपुर से है। ठीक है, उसके बाद देखिए पीपली वर्क के बाद फिर सिलवा खाजा है या सिलाव खाजा। ठीक है, तो ये नालंदा से जुड़ा हुआ है। फिर जरदालू आम भागलपुर, कतरनी चावल भागलपुर, मगही पान औरंगाबाद, नवादा, पटना, ये मगध का जो क्षेत्र है वहां मगही पान प्रचलित है। फिर शाही लीची है मुजफ्फरपुर का। मिथिला मखाना दरभंगा का क्षेत्र का है। और मिर्चा धान ये कहाँ का है? पश्चिम चंपारण का। एकदम रिसेंट कौन कौन सा है? तो मिर्चा धान और मिथिला मखाना याद रखिएगा। टोटल कितने हैं? 13 उत्पाद हैं। ठीक है, राज्य में देखिए पश्चिम चंपारण कौन सा है? मिर्चा चावल। मधुबनी में क्या है? मधुबनी पेंटिंग। भागलपुर का देख लीजिए, भागलपुर में कौन कौन सा है? सिल्क है, मंजूसा कला है, पिपली वर्क है, जरदालू, कतरनी चावल। कतरनी चावल है। नालंदा का सिलाव खाजा है। मुजफ्फरपुर का है सुजनी कढ़ाई और शाही लीची। ठीक है, अभी देखिए इस साल जो है रिसेंट में एक फेनी शराब को दिया गया है। ठीक है, बताइए तो किस राज्य से जुड़ा हुआ है? गोवा। फेनी नदी से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। अच्छा, एक विलो लकड़ी का जो है ना बैट बनता है। विलो कश्मीर में। बिल्कुल, ये कश्मीर का है, उसको दिया गया है। ठीक है, इंग्लिश विलो बोलते हैं। बिल्कुल, इंग्लिश विलो कहते हैं। ठीक है, ठीक है, आप लोग भी बताइए कुछ न्यूज अभी रिसेंट में जो देखे होंगे, कुछ शेयर कीजिए। कुछ समिट्स हुए थे लाइक एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस साउथ कोरिया में होने वाला है। ओके, अच्छा ये बताइए इस साल जो AI को लेकर जो एक समिट हुआ है, ठीक है, 2025 में, उसका आयोजन कहाँ पे हुआ था और उसकी अध्यक्षता किसने? फ्रांस में हुआ था। अध्यक्षता भारत और फ्रांस ने की थी।
तो देखिए अभी तक जो है ना 3 सम्मेलन हो चुका है एआई को लेकर। पहला हुआ था बेलेचले में, ठीक है, यूके। दूसरा कहाँ हुआ था? साउथ कोरिया में। और तीसरा हुआ है पेरिस, बिल्कुल, और तीसरा पेरिस फ्रांस में हुआ है, ठीक है। बताइए क्वाड शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? क्वाड यूएसए में होता है इसका। यूएसए के विल्मिंगटन में हुआ था। कैंसर मून शॉट, ठीक है, ये याद रखिएगा, उसी मतलब उसी सम्मेलन में इसकी घोषणा की गई थी, ठीक है। इसके अलावा देखिए ब्रिक्स की बात करते हैं। ब्रिक्स कहाँ पे हुआ है आयोजन ब्रिक्स का? ब्राजील। G7 का भी हुआ है सर, यहाँ कनाडा में, बिल्कुल, बहुत अच्छा, कनाडा में हुआ है। क्या G7 में भारत सदस्य है? नहीं सर। नहीं। ओके। नेटो का नवीनतम देश कौन सा है? स्वीडन है। सेकंड सेकंड है फिनलैंड। फिनलैंड। देखिए अभी वैसे 11 बज गया है, मैं 2 मिनट और समय ले लेता हूँ आप लोगों का। अभी जो है असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम हुआ था, बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का, ठीक है, और उसमें जीएस के भी कुछ सवाल पूछे जाते हैं। आप लोगों ने क्वेश्चन देखा है उसका? नहीं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए, अभी मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि आप कोई भी टेस्ट सीरीज दे रहे हो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पेपर, क्योंकि ये बीपीएससी कमीशन के द्वारा फ्रेम किया जाता है। जनरल स्टडीज का क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चंस कंप्यूटर के हैं, लेकिन फिर भी ये कमीशन के माइंडसेट को समझने के लिए बहुत अच्छा है तरीका, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है क्या? निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला है दांडी मार्च का नेतृत्व महात्मा गांधी ने 1932 में किया था, ठीक है, तो दांडी मार्च 1930 में हुआ था, ये स्टेटमेंट गलत है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पोलावरम परियोजना, बताइए किस बजट में आया था ये पोलावरम परियोजना? 2024-25 में, ठीक है ना। तो देख रहे हैं थोड़ा पीछे से पूछ रहा है, तो अभी रिसेंट के न्यूज से हम लोगों को पिछला न्यूज भी पता होना चाहिए। ALU, ये कंप्यूटर से जुड़ा है, इसको छोड़ देते हैं। विश्व सामाजिक मंच, देखिए अब एक अनोखा ही एक मंच है, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन उसके बारे में पूछ दिया है, ठीक है। तो विश्व सामाजिक मंच के बारे में देख लीजिए, ये नव उदारवादी वैश्वीकरण का विरोध करने के लिए बनाया गया था 2001 पोर्टो एलेग्रो ब्राजील में, ठीक है। और इसके एक सम्मेलन का आयोजन भारत में भी हो चुका है वर्ष 2004 में, ठीक है। विश्व सामाजिक मंच। अगला देखिए क्या है? रेडियो तरंगों जैसे अवरक्त किरण, एक्सरे, इन सबको जो है फ्रीक्वेंसी के आधार पर सही क्रम में सजाना था। ये हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखते हैं, इसमें गामा रे है, एक्सरे है, यूवी है, अल्ट्रावायलेट, विजुअल रेज, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ठीक है। तो ये थीम है ना, थीम पकड़ना है और उसको इन थीम को भी हम लोगों को तैयार कर लेना है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, अब इसके देखिए हमारे लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चारों ऑप्शन देखिए आप, है ना, ये चारों ऑप्शन देखिए। अब देखिए चारों ऑप्शन को हम लोग यही डील करते हैं। पहला है डॉक्टर सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज के सम्मान में, बताइए तो इस दिन क्या मनाया जाता है? डॉक्टर सीवी रमन के साइंस डे मनाते हैं 28 फरवरी। फिर एम विश्वेश्वरैया की जयंती के सम्मान में क्या मनाते हैं? इंजीनियर्स डे, है ना, 14 सितंबर इंजीनियर्स डे। फिर परमाणु परीक्षण के सफल संचालन के उपलक्ष्य में मनाते हैं हम लोग टेक्नोलॉजी डे, है ना। फिर चंद्रयान 3 की सफलता के उपलक्ष्य में मनाते हैं स्पेस डे। पहला स्पेस डे कब मनाया गया है बताइए, साल बताइए। 2024 बिल्कुल, है ना, 2024 में। और जब हम लोग पहला स्पेस डे मना रहे थे उसी दौरान आगामी इसरो के लक्ष्यों के बारे में बताया गया, ठीक है। जैसे भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन कब तक बनेगा? 2035 तक, ठीक है। वीनस ऑर्बिटर मिशन कब तक जाएगा? 2028 तक। चंद्रयान 4, चंद्रयान 5, है ना, चंद्रयान 5 किस देश की सहायता के साथ जाने वाला है? जापान ने लकड़ी का एक सैटेलाइट बनाया था, क्या नाम था? लेग्नोसैट था, मैग्लेना लकड़ी से बना था। चलिए अगला देखते हैं, हरित रसायन विज्ञान किस बात पर जोर देता है? तो ये आप बना सकते हैं, है ना। लाला लाजपत राय को किस नाम से जाना जाता है? शेरे पंजाब, है ना। डीसी करंट का स्रोत कौन सा है?
ये पूछा गया है। लिथियम आयन बैटरी, ट्रांसफार्मर का क्या काम है, गैस टरबाइन का क्या काम है, ट्रांजिस्टर का क्या काम है देख लेंगे। मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्स्ड इकोनॉमी किससे बनती है, तो इसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों के मिक्सचर से बनती है ना। फिर छोटी दूरी के डेटा ट्रांसफर के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वायरलेस तकनीक कौन सी है, ये ब्लूटूथ है। देखिए मैं पर्सनल चीजें आपको रिकमेंड करता हूँ। एक तो कि हम लोगों ने साइंस पढ़ा है, ठीक है, जिसमें हम लोग बायो पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं और केमिस्ट्री पढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा इसके साथ आप लोग इन्वायरमेंट पे फोकस कीजिएगा इस बार, साथ में साइंस एंड टेक पे फोकस कीजिएगा। साइंस एंड टेक में क्या क्या आता है, डिफेंस आता है, स्पेस आता है, बायोटेक्नोलॉजी आता है, रिसेंट के जो डेवलपमेंट्स हैं वो आता है, ठीक है, न्यूज़पेपर्स में जो रहते हैं। तो हो सकता है कि साइंस का ये बायो फिजिक्स केमिस्ट्री का जो पोर्शन है इसको थोड़ा कम करे और ये साइंस एंड टेक का पोर्शन है इसको बढ़ा दे, ठीक है। तो ये आप कोई अच्छा मैगजीन पकड़ के, जैसे विजन आईएएस है या जो भी है, अगर आपको कोई संकलन मिलता है तो उसको आप कवर कर लेंगे। वैसे मैं भी इस क्लास में उसको डिस्कस कराऊंगा, ठीक है। आप अपने स्तर पे भी ये चीज तैयार करें, साइंस के साथ साथ साइंस एंड टेक वाले पोर्शन को भी मजबूत करके जाना है, ठीक है। एक तरल पदार्थ का दूसरे तरल पदार्थ में फैलाव क्या कहलाता है, इमल्सन, ठीक है। अगला देखिए, लुईस का सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। पढ़े हैं हम लोग, नहीं जानते हैं ना लुईस का सिद्धांत, है ना। अब देखिए ये असिस्टेंट इंजीनियर का पेपर था इसलिए साइंस का क्वेश्चन थोड़ा ऊपर पूछा गया है। तो ध्यान दीजिएगा कि जो लुईस का सिद्धांत है ना वो इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण की अवधारणा के बारे में बताता है, ठीक है। और ये जो सिद्धांत है उसमें कहा गया है कि जो क्षार होता है बेस, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करता है, वहीं अम्ल यानी एसिड जो है वो इलेक्ट्रॉन का स्वीकार करता है ना। नाटो, अभी हम लोग बात किए थे, नाटो अस्तित्व में कब आया, अप्रैल 1949 में। नाटो 4 अप्रैल 1949 को आता है अस्तित्व में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बेल्जियम ब्रुसेल्स में। कुल 32 देश हैं इसमें, 32वां देश स्वीडन है, 31वां देश फिनलैंड है, ठीक है। बाइनरी नंबर हमारे काम का नहीं है, छोड़ देते हैं। ऑसोलेट, देखिए अब करंट अफेयर्स कैसा पूछ रहा है, देखिए ऑसोलेट क्या है, ठीक है। ये क्वांटम चिप है जिसको अमेजन कंपनी के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। अब गौर कीजिएगा कि कोई मतलब जो इम्पोर्टेंट है और जो चर्चा में बना रहता है वही सारी चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है ना। हम लोग कई बार क्या करते हैं, बहुत छोटी छोटी और बारीक चीजें याद करने लगते हैं, इस चक्कर में जो बड़ी चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो छूटती हैं। जैसे अमेजन का कोई इनिशिएटिव है, फेसबुक का है ना, एक्स का है, ये सब। जैसे इस बार देखिए एक्स से मुझको याद आया, एक्स का जो है एक AI आया था मार्केट में, क्या नाम था पता है आप लोगों को? यस, एलन मस्क के द्वारा चलाया गया, ग्रोक है ना, ग्रोक से संबंधित क्वेश्चन पूछा है। अभी देखिए मेटा ने लामा करके जो है अपना अलग से AI डेवलप किया है, ये सब इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अभी देखिए ग्रोक के बारे में आपको मिलेगा आगे। ये देखिए केमिकल चेंज से के बारे में पूछा है, तो देखिए बीपीएससी का तो फेवरेट टॉपिक है केमिकल और फिजिकल चेंज। ये देखिए भारत का सबसे बड़ा निर्यातित उत्पाद कौन सा है, ठीक है। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट इसका जो डाटा है वो देख लीजिएगा। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में है, ठीक है। तो वो पूछा जा रहा है कि 2 × 10⁸ मीटर सेकेंड अगर प्रकाश का स्पीड हो तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ठीक है। तो 1.5 होगा। ये कैसे निकालते हैं आप लोगों को याद होना चाहिए। इसमें स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम लेते हैं और स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम लेते हैं, तो इसमें 2 दिया हुआ है। वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट कितना है, 3 है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमें दूसरा मीडियम कौन सा दिया गया है, वेग, उसका स्पीड दिया गया है 2 पे 10⁸। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये डिवाइड करने पे 1.5 आएगा, ठीक है। तो 1.5 आ गया। अब इसको देखिए, वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, अपवर्तनांक 1 होता है। एयर का कितना होता है, ऑलमोस्ट 1 होता है ना, जस्ट पैरेलल टू 1। वाटर का कितना होता है, 1.33 होता है। और कांच का कितना होता है, 1.5 होता है। केरोसिन का होता है। इस तरीके से सब अलग अलग दिया रहता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ भी है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए, ये कंप्यूटर का, इसको स्किप करते हैं। सदिश राशि है ना, स्केलर क्वांटिटी के बारे में पूछा है, ठीक है। बल, फोर्स कैसे निकलता है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, उससे मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, F = ma। इसमें से जो a है एक्सेलरेशन कैसे बनता है, तो फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी से। वेलोसिटी में क्या रहता है, डिस्प्लेसमेंट रहता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और ये डिस्प्लेसमेंट जो है ये है ना, ऐसा बिल्कुल है ना, डिस्प्लेसमेंट के साथ इसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। तो ये जो है
है ना, तो ये बल जो है फोर्स ये निकल के आएगा आंसर। अगला देखिए क्या है, भारत में व्यापार और आर्थिक संबंध समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये प्रधानमंत्री होते हैं। ग्रोक क्या है? देखिए अभी मैं आपको ग्रोक के बारे में बता रहा था ना, पूछ दिया है। क्या है? जनरेटिव एआई टूल है, ट्विटर के द्वारा यानी एक्स के द्वारा डेवलप किया गया है। एलन मस्क इसके मालिक हैं। वेल बीइंग इंडेक्स, ग्लोबल डिजिटल वेल बीइंग इंडेक्स में भारत का कौन सा पोजीशन है या टॉप पे कौन सा देश रहा है? तो भारत रहा है। भारत का स्कोर कितना है? 67/100, 100 में 67। पुरुषों के एशिया कप हॉकी 2025 की मेजबानी कौन सा भारतीय राज्य कर रहा है ना? देखिए बिहार के बारे में पूछ दिया है ना। हम लोगों ने कौन कौन सा पढ़ा था अभी? पैरा ओलंपिक, सॉरी कौन सा देखे थे अभी जो हुआ था बिहार में? यूथ गेम्स, यूथ, है ना, वहां से पूछा जा सकता है। सेपक टकरा बिहार में आयोजन हुआ है, ये पूछा जा सकता है। खो खो में भारत जीता है, कबड्डी में भारत जीता है। ठीक है, संपीड़न और विरल इस प्रकार की तरंगों से जुड़ा हुआ है, ये ध्वनि तरंग से जुड़ा हुआ है। 1 मेगाबाइट में कितना होता है? ठीक है, ये तो कंप्यूटर से जुड़ा है, इसको छोड़। समस्थानिक आइसोटोप से संबंधित क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, थीम पकड़िए और उसको तैयार कर लीजिए, कवर करते चलिए। ठीक है, कौन से द्रव में विद्युत का अच्छा सुचालक है? कौन सा द्रव है? तो सॉल्टेड वाटर जो है, नमकीन पानी हो। आप लोगों को 69 बीपीएससी अगर याद हो तो उसमें भी पूछा था, याद है? ऑरेंज जूस, लेमन वाटर, सॉल्ट वाटर, कौन सा है जो बिजली को ट्रांसफर कर सकता है? ठीक है, तो वही सब थीम रहता है, उसी के इर्द गिर्द पूछता रहता है। स्काल्प मिसाइलें, इसका जो डेवलपमेंट है वो कौन से दो देश कर रहे हैं? तो यूके और फ्रांस मिलकर कर रहा है। ठीक है, स्काल्प मिसाइल। खाद्य भंडारण के लिए जो है भारत सरकार ने एक अलग से पोर्टल बनाया है, क्या नाम रखा गया है? डिपो पोर्टल। उपभोक्ता एवं खाद्य एवं सार्वजनिक मंत्रालय के द्वारा ये डिपो पोर्टल शुरू किया जा रहा है। थर्मोप्लास्टिक नहीं है, कौन सा? थर्मोप्लास्टिक क्या होता है? ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पे नरम हो जाए, ठंडा करने पे कठोर हो जाए। ठीक है, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी, पॉलिएस्टर, नायलॉन, ये सब क्या है? थर्मोप्लास्टिक है। वहीं एपॉक्सी क्या है? ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। एक बार सेट हो गया तो अब इसका आकार नहीं बदला जाएगा, एक ही बार आप इसको यूज कर सकते हैं। कुकर का हैंडल है इसमें? बिल्कुल, कुकर का हैंडल है। बी हार्ट, अब देखिए ये क्या है? भारतीय किसानों को एंड टू एंड कृषि सेवाएं प्रदान करने वाला स्टार्टअप कौन सा है? बी हार्ट। ठीक है, पहचानने योग्य आकार बनाने वाले तारे को क्या कहते हैं? कॉन्स्टेलेशंस, तारामंडल, है ना। अलग जो तारे रहते हैं ना ग्रुप में। गौतम बुद्ध के प्रवचन की भाषा क्या थी? कौन सा भाषा था? पाली। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। नेपाल के लुम्बिनी में। लुम्बिनी में। ठीक है, इसकी जानकारी जो है वो अशोक के किस शिलालेख से मिलती है? 13 रुमनी देवी। हाँ बिल्कुल, है ना। उसके बाद गौतम बुद्ध के बारे में यहाँ डिस्कस ही कर लेते हैं, बौद्ध धर्म को। 4 देखिए अलग अलग इसका किया गया था सम्मेलन, है ना। पहला सम्मेलन कहाँ किया गया था? राजगीर में। इसके समय में राजा कौन था? अजात शत्रु। ठीक है, साल कौन सा रहा होगा? 483 बीसी। ठीक है, सेकंड कब हुआ था? काला अशोक के समय में हुआ था, वैशाली में 383 बीसी में। तीसरा कब हुआ था? अशोक के समय में, पाटलिपुत्रा में 250 के आसपास। चौथा कहाँ हुआ था? कनिष्क के काल में, कश्मीर के कोंडलवन में 1st सेंचुरी में, है ना। इसके अलावा गौतम बुद्ध 29 साल में जो है घर से भागते हैं या निकलते हैं। ठीक है, बताइए उसको क्या कहते हैं, उस घटना को? तीसरा किसके साथ? महाबलिश्रमण। सर महाभिन जी बोलिए। तीसरा किसके शासनकाल में बताया? अशोक। हाँ, एक के अशोक। हाँ ठीक है, ओके। हम लोग क्या बात कर रहे थे? महाविनिष्क्रमण पे बात कर चुके थे। फिर गृह त्याग हो गया उनका। फिर उनको रास्ते में गुरु मिलते हैं, बताइए उनके गुरुओं का नाम? रुद्रक, रामपूत और कौन थे? ठीक है, बिल्कुल, बहुत अच्छा। फिर जो है उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, कहाँ होती है? बोध गया। सुजाता गांव में कौन सी वृक्ष के नीचे? क्या? नहीं, वो बोधि वृक्ष, पीपल का पेड़, है ना, पीपल, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद ये बताइए कि इस जब उनको ज्ञान प्राप्ति हुई तो उस घटना को क्या कहते हैं? निर्वाण। महापरिनिर्वाण। ठीक है, फिर धर्म चक्र प्रवर्तन होता है, मतलब पहला उपदेश कहाँ देते हैं? सारनाथ में। ठीक है, इनका डेथ कहाँ पे होता है? निर्वाण की प्राप्ति कहाँ होती है? सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ देते हैं ये?
वैशाली। श्रावस्ती में। श्रावस्ती, ठीक है, ओके। ये गौतम बुद्ध से संबंधित था। इनके जो उनका फेवरेट जो शिष्य था उसका नाम क्या था? आनंद। पहली महिला जो शामिल हुई थी उसका नाम क्या था? सुजाता। नहीं सुजाता नहीं, आप मौसी ठीक बोले थे। मौसी थी सर। प्रजापति, बिल्कुल प्रजापति गौतमी। ठीक है, चलिए अब ये बताइए इनके पिता का नाम क्या था? सुधोधन। माता का नाम? यशोधरा। महामाया देवी, ठीक है, अच्छा, महामाया उनकी देवी। पत्नी का नाम और इनका हाँ पत्नी का नाम बता दीजिए। यशोदा। और बेटे का नाम? राहुल। जन्म कहाँ हुआ था? कपिल वस्तु आम की वाटिका थी, है ना। जब ये घोड़े से निकलते हैं, ठीक है, तो 4 चीजें देखते हैं, क्या क्या था बताइए? एक लाख। विमान, सन्यासी और ठीक है, गौतम बुद्ध क्लियर है। कौन सी नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? निरंजना। निरंजना नदी। ठीक है, और महावीर स्वामी को कौन सी नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? फल्गु। रिजु पालिका। रिजु पालिका, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग, है ना। फोटोवोल्टिक सेल, ये भी देखिए बीपीएससी का पीवाईक्यू है। फोटोवोल्टिक सेल पहले पूछा जा चुका, कई बार पूछा जा चुका है। क्या है? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब आपसे पूछेगा डायनमो क्या चेंज करता है, लाउड स्पीकर क्या चेंज करता है, माइक क्या चेंज करता है, कैसे ट्रांसफॉर्म करता है, ये पढ़ लीजिएगा। किस मंत्रालय के द्वारा जो है दिल्ली में हरित योग कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो आयुष मंत्रालय शुरू किया था। ऑक्सीजन के बारे में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो ऑक्सीजन कैसा होता है? वो स्वादहीन होता है, रंगहीन होता है और ज्वलनशील नहीं होता है, बल्कि आग को प्रोत्साहित करता है, ठीक है। और वो तरल और या ठोस होने पर नीला दिखाई देता है, ठीक है। फिर देखिए प्रकाश से जुड़ा हुआ प्रकीर्णन है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये सब देख लीजिएगा, ठीक है, पूछा जा सकता है, उसी से संबंधित क्वेश्चन है ये। 43 देखिए, परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि कब लागू हुई? 2021 में। अगला देखिए, जैव रासायनिक ऑक्सीजन, है ना, ये एनवायरनमेंट का है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये क्या होता है? तो ये पानी में कितने कार्बनिक प्रदूषक है उसकी जांच करता है। एक होता है ऑक्सीजन डिमांड, एक होता है बायो ऑक्सीजन डिमांड। अगला है चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न नहीं कर, मतलब क्या उत्पन्न नहीं कर सकता है? तो स्थिर विद्युत आवेश ये उत्पन्न नहीं करता है। हीरे के बारे में कौन सा कथन गलत है? ये पीवाईक्यू है ना। ग्रेफाइट और हीरा पे जो सवाल पूछा था उसी से ये क्वेश्चन डिराइव किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जो वेब्स शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, कहाँ हुआ था बताइए? हम लोग पढ़े भी हैं, मुंबई में हुआ है। 1 मई से 4 मई तक चला था। ये पहला शिखर सम्मेलन था, ठीक है। मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, ठीक है। अगला देखिए, कौन सा युग्म सही है? सुक्रोज, माल्टोज, ये सब हम लोग पढ़ते हैं ना, तो उसके बारे में। एस्पार्टम जो है कृत्रिम स्वीटरन है, ये सही है। सुक्रोज, माल्टोज, ग्लूकोज, ये सब पढ़ लीजिएगा आप लोग। अगला देखिए, वर्साई की संधि या वर्षा की संधि क्या है? याद होगा जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, जर्मनी के साथ जब संधि की या उस पर जब प्रतिबंध लगाए, ठीक है, तो ये वर्साई की संधि के तहत हुआ था। तो ये एक प्रकार का राजनीतिक गठबंधन था, ठीक है। तो इसमें देखिए 50 प्रश्न पूछे गए थे। बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का ये क्वेश्चन पेपर था। तो आप देखिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि बीपीएससी जीएस में कौन कौन सा थीम पकड़ रहा है, ठीक है, हम लोग उसको पढ़ लेंगे और क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। सर साइंस के लिए कुछ बुक सजेस्ट कीजिएगा सर, ऐसे तो मैं लूसेंट और प्रीवियस ईयर बनाया। हाँ देखिए, अभी अब तो टाइम नहीं है आपके पास एनसीईआरटी पढ़ने का, तो आप 2-3 चीज कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप घटना चक्र का जो जितने भी क्वेश्चन है जो विभिन्न कमीशंस में पूछे जा चुके हैं, उसको आप बिल्कुल अच्छे से रट जाइए, पढ़ जाइए, है ना। घटना चक्र में शुरू के 2-3 पेजों में उस टॉपिक से जुड़े हुए कुछ नोट्स दिए जाते हैं, उसको पढ़ जाइए, ठीक है। अगर थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, ठीक है ना, उसके बाद फिर आप अलग अलग किताब है, जैसे देखिए दृष्टि की किताब आती है, क्विक बुक, वो भी एक रिवीजन के लिए बढ़िया है, ठीक है। कोई एक दो ही लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा और भी है मार्केट में, जो भी अभी रिसेंट में अच्छा चल रहा है आप ले लीजिए, लेकिन मल्टीपल सोर्सेज पे मत जाइएगा। और मैं कहूंगा अगर कम समय बचा हुआ है तो आप साइंस से जो पीवाईक्यू है उसको अगर डीपली एनालाइज करते हैं तो आपको कुछ थीम्स निकल के आएंगे, आप उस थीम को कवर कर लेंगे तो उससे भी जो है आपका साइंस कवर हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक, ओके, ठीक है, फिर आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं।
कल मिलते हैं करंट अफेयर्स में। कल हम लोग इंटरनेशनल जो परिदृश्य है अंतर्राष्ट्रीय वो देखेंगे, साइंस एंड टेक में कुछ डेवलपमेंट्स हैं वो देखेंगे, ठीक है, नवीन नियुक्तियां कौन कौन सी हैं, और फिर हम लोगों ने आज जो पढ़ा है उसको रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं कल। आप लोगों को कुछ कहना है तो कह सकते हैं। हाँ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्लास है ना, तो हम लोग देख लेंगे, एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आएगा कुछ कुछ हम लोग रिवाइज कर लेंगे। साइंस एंड टेक का करंट अफेयर्स जब पढ़ेंगे ना, तो उसके साथ ही कुछ बेस हम लोग वहीं पे कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। आप लोग का सर प्लान क्या क्या टॉपिक कंप्लीट करवाने का है, या फिर साइंस या बिहार में, या फिर अभी जो पढ़ाए मतलब करंट अफेयर्स और बिहार का ही करवाइए क्या?